गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय सीएलसी। माई सेल्फ किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम सीएलसी सीकर। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 कह लीजिएगा, ये जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग सबसे पहले तो अन्योन्य प्रेरण और जो स्वप्रेरण उसकी तुलना करेंगे। उसके बाद फिर हम दोनों को सेपरेटली स्टडी करेंगे। क्वेश्चंस हैं वो अपन अलग अलग पढ़ेंगे। तुलना दोनों की करनी बहुत जरूरी है ताकि दोनों एक साथ आपको समझ में आ जाए, क्योंकि दोनों का मेनली जो थ्योरेटिकल पोर्शन है बिल्कुल सेम ही है, अलग से कुछ नहीं है। तो पहला तो है स्वप्रेरण, जिसको अपन कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ये है अन्योन्य प्रेरण, इसको अपन कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। दो हैं। तो मान लो अपने पास ये कोई एक कॉइल ऐसे, और इसको हमने किसी सेल से जोड़ रखा है। इस सेल का वोल्टेज E है, ये कोई हमारे पास एक की है। अभी की ऑफ है। जैसे की को ऑन करेंगे अपन, तो की को ऑन करते ही ये माइनस ये प्लस, तो मुख्य धारा इस तरह से फ्लो करेगी, यहां से होते हुए आएगी। ये जो सिरा आपको दिख रहा है, देखो यहां मैं डॉटेड करके दिखा रहा हूं आपको ऐसे। ये ऐसे मान लो, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स है। तो ये पेन मान लो ये दिख रहा है ऐसे, इसका मतलब ये वाला भाग नीचे, ये वाला ऊपर है। तो ये लूप ऐसे रखा है यूं, तो धारा ऐसे आ रही है। देखो धारा इस यहां कोई प्रेक्षक है ना, उस प्रेक्षक के लिए धारा इस तरह से आ रही है। इसको हम कहते हैं सेल के कारण प्रवाहित होने वाली धारा। तो ये जो धारा अपन यहां दिखा रहे हैं ना, ये वाली तीर के रूप में, ये एक्चुअली क्या है, मुख्य धारा है। ये मेन करंट है, ये है मुख्य धारा। ठीक इसी प्रकार देखो इस वाले में, इसमें दो कुंडलियां हैं, जिसमें अपन धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसको हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली, और जिसमें धारा होगी इंड्यूस्ड उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कुंडली। तो वापिस मान लो ये, इसको अपन कह रहे हैं प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल है ये, और इसको मैं कह रहा हूं सेकेंडरी कॉइल। तो प्राथमिक कुंडली में सेल लगा रखा है मैंने, ये माइनस है, ये प्लस है, इसका वोल्टेज मान लो E है। जैसे इसको ऑन करेंगे, ऑन करने पे धारा इस तरह से फ्लो करेगी। यहां पर भी देखो, इसको मैं ऐसे ले रहा हूं, ये मान लीजिए आप। तो मुख्य धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है। इसको फिर मैं कह रहा हूं प्राथमिक कुंडली की मुख्य धारा है। प्राथमिक कुंडली की मुख्य धारा, ठीक है। पर अब आप इस तरह इसमें आते हैं। जैसे इसको अपन ऑन करते हैं, तो ऑन करने से पहले धारा शून्य थी। तो आप क्या करते हैं, देखो ये स्विच मान लो या की मान लो। तो पहला पॉइंट, की ऑन करने पर, की ऑन करने पे धारा 0 से बढ़ती है ना, धारा बढ़ रही है, धारा बढ़ रही है। आप यहां भी देखोगे, इस वाले में भी आप ये बात कर सकते हो कि यहां की को ऑन करने पर, की को ऑन करने पर जो प्राथमिक कुंडली है, जो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल की धारा जो है उसको अपन IP कह सकते हैं, अपन बढ़ा रहे हैं। अब जब मुख्य धारा इससे बढ़ रही होती है तो इंड्यूस्ड करंट हमेशा उसका अपोज करती है। तो जब मुख्य धारा इसमें आपने बढ़ाई, तो बढ़ाने पर क्या होगा, अब इस केस में जो धारा इंड्यूस होगी ना, वो हमेशा इसके विपरीत होगी। तो ये जो दिशा है वो किसकी है, इसको अपन कह रहे हैं I प्रेरित। तो जब मुख्य धारा बढ़ती है तो जो प्रेरित धारा होती है ना, I प्रेरित, वो कैसी होती है, हमेशा मुख्य धारा के विपरीत, मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होती है। बात सही है। अब यहां पर भी देखो ये बात आएगी, इसमें हमने प्राथमिक कुंडली है, ये सेकेंडरी कुंडली है। तो प्राथमिक कुंडली धारा पर प्रभावित कर रहे हैं, उसको अपन बढ़ा रहे हैं। तो एक तो प्राथमिक के अंदर ही
प्राथमिक के अंदर ही इंड्यूस करंट आएगी, पर ये प्राथमिक की कुंडली में इंड्यूस करंट है और इस आई को हम कहेंगे तो ये भी एक तरह से आई प्रेरित है, जो मुख्य धारा के ठीक ऐसे ही विपरीत है। कब? जब धारा को अपन बढ़ा रहे हैं। पर आप देखो इसके समीप अपन रखे हुए हैं दूसरी कुंडली को, तो दूसरी कुंडली भी इस तरह से ही है। जब स्विच ऑफ था कि ऑफ थी कि ओपन थी, तब इसमें कोई विक्षेप नहीं था, जीरो विक्षेप था। जैसे ही इसको अपन ऑन करेंगे तो ऑन करने पे धारा है वो मुख्य धारा बढ़ती है। मुख्य धारा बढ़ने पे क्या होता है कि प्राथमिक कुंडली और सेकंड दोनों में क्या होता है, मुख्य धारा के ठीक विपरीत, मुख्य धारा के ठीक विपरीत अगर अपन शो करेंगे तो मेन के ठीक अपोजिट, मतलब इस तरह से इसमें इंड्यूस करंट आपकी फ्लो हो जाएगी ऐसे। ये अपन एक्सपेरिमेंट सिंपल कर रहे हैं, परिभाषा भी अपन जानेंगे तो कैसे क्या होती है। तो एक तो काम ये था। दूसरा देखो, दूसरा है कि ओपन करने पर, तो पहले इसमें ऑन थी, इसको ओपन करेंगे तो धारा अब क्या होगी, मुख्य धारा है वो घटेगी। मुख्य धारा घटने पे लेंस के नियम के अनुसार मुख्य धारा की दिशा में ही इंड्यूस करंट आ जाएगी। तो की ओपन करने पर जो आई प्रेरित होगी ना, वो क्या होगी, मुख्य धारा की दिशा में। यहां पर भी ये काम आएगा, इसमें भी काम आना है। यहां पर भी बी को अपन चेक करेंगे तो यहां पर भी की जो है, इस की को अपन ओपन करेंगे तो की के ओपन करने पर क्या होगा, ओपन करने पर मुख्य धारा घटेगी, धारा घटने का विरोध होगा और इस कारण से मुख्य धारा की दिशा में ही आई होगी प्रेरित। और किसमें, चाहे प्राथमिक कुंडली में हो चाहे सेकेंडरी, प्राथमिक में हो तो 100 प्रेरण के कारण होती है और सेकेंडरी में है तो उस घटना को अपन कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो यहां जो आई प्रेरित होगी ना, वो क्या होती है वो अपन समझेंगे। तो देखो वो है आपकी मुख्य धारा के विपरीत। तो दोनों का एक सिंपल सा कॉमन सा कॉन्सेप्ट होगा, मुख्य धारा की दिशा में। ये तो आना। अब देखो क्या है, ये तो सिंपल एक्सपेरिमेंट है। आप इसको ऑन करते हैं, धारा इसमें बढ़ती है, बढ़ने का विरोध होता है और विरोध होता है इंड्यूस करंट को फ्लो करवा करके। तो जब धारा बढ़ती है, मुख्य धारा के ठीक विपरीत आपकी इंड्यूस करंट होती है। ऐसा यहां पे होगा। इसको आप बढ़ाएंगे धारा को ऑन करने के बाद, तो इसमें भी इंड्यूस करंट आती है, करंट इसमें भी इंड्यूस होती है। दोनों करंट कैसी हैं, ये दोनों अपोजिंग के हैं, मुख्य धारा के विपरीत आएंगी। और जब इसको अपन ओपन करेंगे, ओपन करने पे क्या होता है, जब धारा घटेगी चुंबकीय फ्लक्स घटेगा, घटने का अपोज होगा और घटने का अपोज होगा तो मुख्य धारा की दिशा में ही इंड्यूस करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। कब तक है, थोड़े समय के लिए, लेकिन उसके बाद तो सर्किट आपका कंप्लीट से ब्रेक हो जाएगा और धारा घट के जीरो हो जाएगी। पर अब जैसे आप यहां समझेंगे, तो जब आपने मुख्य धारा की दिशा में कहानी इसमें ये करी, तो इस वाले में तो क्या होगा, जैसे ये सेल है और मान लो इसका रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का मैं कैपिटल आर मान लूं। जब आप इस पहले केस में इसको ऑन करते हो तो इस जो अपना ये इंड्यूस करंट के लिए काल्पनिक सेल बनता है, तो काल्पनिक सेल क्या करेगा, देखो वो तो इंड्यूस करंट तो फ्लो करवाएगा परंतु विपरीत दिशा में है ना, तो उस काल्पनिक सेल को तो यूं मान लो ऐसे, ई, ये माइनस और ये प्लस। कब, इस पहले वाले केस में। तो उसमें देखो ये माइनस प्लस इसकी धारा इस तरफ आ रही है, इस तरफ तो अपोज करेंगे ना। तो इस पहले वाले केस में जब आप इसको चेक करोगे तो पहले वाले केस में जो इसका ई नेट होगा ना, वो कितना है, कैपिटल ई माइनस का स्मॉल ई, और करंट जो इसमें फ्लो होगी वो कितनी है, ई माइनस का ई बाई आर। दूसरे वाले केस में की ओपन करने पर आप देखो, जब ओपन की जा रही है की को, तब आप देखेंगे तो उस केस में जो सेल बनेगा, सेल है वो कैसा है, वो तो अब मुख्य धारा की दिशा में धारा प्रवाहित फ्लो हो रही है ना, तो मुख्य धारा की दिशा में धारा प्रवाहित करने के लिए आपको सेल इस तरह से बनाना पड़ेगा। ये प्लस माइनस बन गया। अब ये प्लस माइनस अगर बन गया तो देखो अब मुख्य धारा ऐसे आएगी, इसको मैं ई मान लूं। अब ये सेकेंडरी केस का दोनों साथ बना लूं ताकि टाइम बच जाए अपना। उसमें देखो अब ये ई माइनस प्लस, ये माइनस प्लस दोनों सपोर्टिंग नेचर में है, तो दूसरे केस में ई नेट कितना आ जाएगा, वो है ई प्लस ई।
और इसमें आई नेट निकालनी हो तो देखो ये हो गया आपका E प्लस E बटा आर। इनकी तुलना करेंगे अपन, तो ध्यान दो आप और बताओ मुझे कि यहां इस स्विच को ऑन करने के ठीक बाद और एक है इसको ऑफ करने के ठीक बाद की तुलना करते हैं। तो जो इंड्यूस करंट है ये, इसको मैं कह दूं यहां पे आई डैश, ये मान लो आई नेट थी पहले वाली, ये आई नेट डैश है, तो कौन सी कंडीशन धारा ज्यादा होती है, स्विच को ऑन करते ही या ऑफ करते ही? तो आप देखो ऑफ करते ही इसका E प्लस ई है ना, ऑफ करते ही इसका E प्लस ई है, ये धारा ज्यादा होती है। और इसीलिए अगर मान लो मैं यहां पर एक बल्ब लगा दूं, यहां एक बल्ब लगा दूं मान लो एक, तो अगर यहीं से अपन क्वेश्चन पूछा आपसे कि इस बल्ब के फ्यूज होने की जो प्रवृत्ति है सबसे ज्यादा कब होगी, जब धारा सबसे अधिक होगी। धारा अधिक कब है, इसमें है कि इसमें है, नीचे वाले में है। इसका मतलब जब हम और डेली लाइफ में अपन देखते भी हैं कि एक तो स्विच को ऑन करते समय, एक स्विच को ऑफ करते समय, कई बार अपन अचानक से जाते हैं स्विच ऑफ कर रहे होते हैं, ऑफ करते ही स्विच, आप ऑफ करते क्या देखते हो कि बल्ब है या लट्टू है आपका फ्यूज हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसमें धारा आपकी अधिकतम होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी कहानी आ जाएगी। अब देखो जो इसकी स्वप्रेरण की परिभाषा क्या है, देखो किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने पर उसी कुंडली में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होने की घटनाओं को स्वप्रेरण कहते हैं। दूसरा, यहां पर ये प्राथमिक कुंडली सेकेंडरी कुंडली है, तो किसी धारावाहिक कुंडली में धारा को परिवर्तित करने पर उसके समीप रखी दूसरी कुंडली में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब देखो अन्योन्य प्रेरण जब होता है वहां तो स्वप्रेरण भी होता है और अन्योन्य प्रेरण दोनों होते हैं साहब। अब दोनों जब होते हैं तो किस तरह से इसमें फिर आगे कहानी कैसे होती है, गुणांक वगैरह कैसे होते हैं, उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो यहां तक की बात ओनली करंट की दिशा के बारे में थी और बल्ब की फ्यूज होने की संभावना की थी, वो दोनों आप अच्छे से नोट कर सकते हो। अब देखो आगे, अब दोनों के हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो लेंगे, देखो दोनों के। तो फर्स्ट मैं यहां पॉइंट ले रहा हूं, देखिए एक तो है इसमें स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है कि जब आप धारा इसमें प्रवाहित करते हो तो इसका जो चुंबकीय फ्लक्स फाई जो है, इस कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या होता है, इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यहां कुंडली एक ही है, तो किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर उसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स उसी में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, तो फाई समानुपाती आई है। इस वाले में क्या होता है, धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं कि इसमें प्राथमिक में मान लो ये आईपी है और ये सेकेंडरी कुंडली है। अब ये इसका चुंबकीय फ्लक्स इससे संबद्ध हो जाएगा, जो बल रेखा यहां उत्पन्न हो रही है वो इसमें जा रही है, तो इसका जो सेकेंडरी का फ्लक्स है, यहां अपन पॉइंट ले रहे हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक ले रहे हैं। इसका संकेत L होता है और इसका संकेत है कैपिटल M। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो सेकेंडरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है, फाई किसका, सेकेंडरी कॉइल का, वो क्या होता है, धारा इसमें तो है नहीं मुख्य धारा, धारा तो यहां पर प्रवाहित करते हैं ना, तो उस केस में सेकेंडरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है वो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के समानुपाती है, और ये सेकेंडरी कुंडली का टोटल चुंबकीय फ्लक्स है, और ये भी हमारे पास प्राथमिक जो एक कुंडली यहां पे ये टोटल चुंबकीय फ्लक्स है। ओके, अब इसी को अपन आगे लिखें ऐसे, तो देखो फाई टोटल जो है ना वो है बराबर कितना, Li, और इसको अपन लिखें यहां पर तो हमारे पास बन गया फाई टोटल है, ये सेकेंडरी कोइल का टोटल चुंबकीय फ्लक्स है, और ये बराबर है M इंटू IP, M इंटू IP। इससे हम लोग L निकाल सकते हैं, इससे अपन M निकाल सकते हैं। तो देखो साहब ये पहली क्वेश्चन बन गई, और इससे अपन ज्ञात करेंगे L, तो L का मान हमारे पास आ गया फाई टोटल अपॉन I।
इससे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं m, तो m हमारे पास कितना हो गया फाई टोटल पर किसका सेकेंडरी कुंडली का है अपॉन i किसका प्राथमिक कुंडली का टोटल है साहब। एक फेरे का फ्लक्स दे रखा हो, ध्यान दो इसमें, यदि आपको इसमें फेरों की संख्या n हो और फाई दे रखा हो प्रति फेरा, फाई दे रखा हो प्रति फेरे का चुंबकीय फ्लक्स है उसको n से गुणा करेंगे तो कुल फ्लक्स आ जाएगा, अपॉन i कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी देखो मैं यहां कर दूं ऐसे कि सेकेंडरी कुंडल है ना, जैसे मैं इसको कह दूं n किसके सेकेंडरी कुंडली के n s और फाई प्रति फेरा, फाई प्रति फेरा किसका सेकेंडरी कुंडली का, तो सेकेंडरी कुंडली से के एक फेरे से कितना चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध है उसको अपन सेकेंडरी के फेरों से गुणा कर देंगे, टोटल फ्लक्स आएगा अपॉन IP करेंगे। तो ये और ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहां कंफ्यूजन भयंकर वाला रहता है कि चुंबकीय फ्लक्स कुल दे रखा हो तो कुल अपॉन I करना है, एक फेरा दे रखा हो तो पहले फेरों से गुणा करना है उसके बाद अपन I से भाग देंगे, ऐसा ही इसमें करना है। ये अपने क्वेश्चंस करने में काम आएगा। अब देखो यहीं पर थोड़ा सा काम और कर लें कि n इंटू फाई कितना होता है एक फेरे का, b इंटू ए, b ये है जो भी उत्पन्न हो जाएगा एरिया उस लूप का क्षेत्रफल है एक का, अपॉन कितना I अपन काम ले लेंगे। ठीक है जी, और यहां पे अपन लेंगे तो देखो ये ns तो है ही और फाई कितना है b किसका प्राथमिक कुंडली का है तो b1 इंटू ए किसका है सेकेंडरी कुंडली का, अपॉन कितना IP। अब ये हमारे लिए, और अगर यहां b और a थीटा कोण पे हो तो अपन कर दें इसको cos थीटा, यहां पर भी b और a अगर थीटा कोण पे हो तो कर दें अपन किसका cos थीटा। मोस्टली cos थीटा में थीटा आपका होता है 0 डिग्री का या 180 का, तो प्लस माइनस के रूप में आता है, तो ओनली nba अपॉन I यहां बन जाएगा। यहां कितना n सेकेंडरी का यानी n2 b1 a2 और ये cos थीटा अपॉन IP, cos भी यहां पर मोस्टली a के होता है इसलिए अपन इसको काम में लेकर के कर सकते हैं। अगर cos 90 हो जाएगा यानी इसको घुमा करके मैं यहां ले लूं, इसको ऐसे कर दूं, उसमें b इस तरफ हो गया, इसका b उत्पन्न हो गया इस तरफ और इसका एरिया हो गया इस तरफ, दो 90 पे आ गए, 90 पे होने पे इसका चुंबकीय फ्लक्स से संबद्ध ही नहीं होगा। जब इसका चुंबकीय फ्लक्स उससे संबद्ध नहीं होगा तो अन्योन्य प्रेरण घटना ही नहीं होगी। तो अन्योन्य प्रेरण की घटना की उत्पन्न होने के लिए पहली शर्त है कि इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है धारा के प्रभावित करने पर वो सेकेंडरी से संबद्ध होना जरूरी है, और वो तभी पॉसिबल जब ये इसके पास हो और उसका विन्यास भी एक गिवन शर्त के अनुसार हो कि इसका चुंबकीय क्षेत्र इसमें से प्रवाहित हो जाए। ये ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, यहां में कोई समस्या नहीं है, इसको अपन कर लेंगे। अब केवल इन सबको हमने को काम में लेकर के इसमें थोड़ी सी फॉर्मूले की वैल्यू और ले लेनी है। तो सबसे पहले अपन ने L निकाल लिया, L एक समानुपाती स्थिरांक था यहां पर, और ये L हमारे पास ऐसे जाएगा, यहां पर भी M आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन सभी अपन साथ में देखेंगे सबके बड़े। अच्छा जी, तो पहला तो M हो गया। अब निकालते हैं इसमें प्रेरित EMF और इसका भी प्रेरित EMF, जिसमें दो प्रकार के होते हैं, A औसत EMF और इसका भी अपन निकालेंगे औसत EMF। तो अपन जानते हैं लेंस के नियम से E इक्वल टू होता है माइनस का E कौन सा, औसत एवरेज, माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसका भी E एवरेज माइनस का डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी था ना। अब याद करो, अभी अपन ने पीछे पढ़ा था फाई था Li, इसका हमने पढ़ा फाई था भाई M इंटू आई। अब अगर इसको धारा को अपन चेंज करेंगे तो फ्लक्स बदलेगा, तो डेल्टा आई डेल्टा फाई कर दूंगा, तो यहां माइनस का डेल्टा फाई के स्थान पे अपन क्या लिख सकते हैं, M इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी हो गया भाई, है ना। इस तरह से इसको अपन लिखेंगे, ये फाई इंटू एल आई है, धारा के नियत होने पे चुंबकीय फ्लक्स नियत है, धारा बदलेंगे तो फाई बदलेगा,
डेल्टा आई होने पे डेल्टा फाई कर दूं तो माइनस का यहां पर भी आप क्या लिख सकते हो, देखो एल इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। क्वेश्चंस में देना हो माइनस एल इंटू कितना, देखो आई टू माइनस का आई वन अपॉन डेल्टा टी। या इसको टी टू माइनस टी वन लिखते हो तो कोई इश्यू नहीं है, टी टू माइनस का टी वन। ये टी वन पे करंट है, टी टू पे करंट है, आई का टी का दर का फंक्शन, आई का टी का दर का फंक्शन, तो आप इसमें टी वन पे आई वन, टी टू पे आई टू लिख करके सॉल्व कर सकते हो। ऐसे इस वाले में देखो तो माइनस का एम ये हो गया आपका आई टू माइनस का आई वन अपॉन कितना, ये आपका टी टू माइनस का टी वन। पर ये सारी करंट किसकी, प्राथमिक कुंडली वाली है। प्राथमिक कुंडली धारा पहले कितनी थी, बाद में कितनी है, वो उसका परिवर्तन है। उस स्थिति में ऐसे निकालना है। यदि आप बात करते हो ई तात्क्षणिक, वो है माइनस का कितना डी फाई बाई डी टी, माइनस का डी फाई बाई डी टी। तो इसमें फाई को रखें तो ओनली फाई रखना है, एल आई, एल तो कांस्टेंट है, आई अपन रखें तो आई है वेरिएबल, तो माइनस डी फाई, इस फाई के स्थान पे अपन एल इंटू आई रखेंगे तो एल तो कांस्टेंट उसको बाहर ले लेंगे तो माइनस का एल ये बन गया डी आई बाई डी टी। तो आई का पहले हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उसको एल से गुणा कर देंगे तो अपने पास ई तात्कालिक आ जाएगा। इसी प्रकार से यहां भी निकालेंगे ई तात्कालिक, पर ये सारे सेकेंडरी कोइल के हैं भाई, ध्यान देना है। तो यहां माइनस वापिस अपन लिखे यहां पर, तो ये एक्चुअली है कितना डी फाई बाई डी टी। ये फाई सेकेंडरी कोइल का है और सेकेंडरी कोइल का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो आपका एम इंटू आई है। एम कांस्टेंट है, इसको भी अपन यहां रखेंगे तो माइनस तो पहले से एम को अपन लेते हैं बाहर और ये आपका डी आई बाई डी टी। पर फिर बार बार कह रहा हूं ये जो करंट है वो प्राथमिक कुंडली की धारा है। तो इस तरह से अपन निकालेंगे इसमें दोनों में एवरेज और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ याद कर लेंगे, औसत, और ये आपका दूसरा तात्कालिक हो गया बी तात्क्षणिक ईएमएफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब तात्क्षणिक धारा निकालनी हो या जैसे प्रेरित आपने ईएमएफ निकाला वैसे अपन लिखिए प्रेरित धारा, तो ओनली रेजिस्टेंस का भाग देना है। तो आपको आई निकालनी है एवरेज, आपको निकालनी है आई तात्कालिक, तो ओनली क्या करना है, जो आपने ई ज्ञात किया है ना ई एवरेज अपॉन आर का भाग दे दोगे। यहां पर भी कौन सा ई तात्कालिक अपॉन आर का भाग दे देंगे, फॉर्मूले हमारे पास पड़े ही हैं। इसी तरह से इसमें याद करोगे तो यहां पर भी देखो आप इसमें आई है ना प्रेरित धारा ज्ञात कर सकते हो, किसमें, सेकेंडरी कुंडली में। तो आई सेकेंडरी कुंडली में कौन सी एवरेज और आई कौन सी तात्कालिक, ये भी सेकेंडरी कुंडली की ही है परंतु कौन सी तात्क्षणिक धारा है। तो इनके भी मान अपन केवल ई अपॉन आर कर लेंगे और एवरेज अपन ने याद कर रखे हैं, तो ये भी आपके काम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर लेंगे। अच्छा उसके बाद देखो यहां तक कोई भी आप बनाओ भाई। अब इसमें एक बात और लेते हैं अपन, वो है इसकी संचित ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें देखो ये जो U होता है इसका फॉर्मूला ही याद करो, बेटर रहेगा, हाफ L इंटू आई स्क्वायर। L यहां पे सवपूर्ण गुणांक है, ठीक है भाई, और I उसमें नियत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो धारा को बदलेंगे अपन, तो डेल्टा U बराबर 1/2 ये L इंटू कौन सा I2 स्क्वायर माइनस I1 स्क्वायर। धारा को I1 से I2 कर देंगे तो संचित ऊर्जा में कितना परिवर्तन आएगा, तो अपन कैसे U2 माइनस U1 करेंगे, तो U2 कितना हो जाएगा, U2 है हाफ L I2 स्क्वायर और U1 कितना हो जाएगा आपका U1 हाफ L इंटू I1 स्क्वायर, दोनों में से अपन घटा लेंगे तो मेरे पास डेल्टा U यानी U का परिवर्तन आ जाएगा। अगर पूछे ना बाह्य बल द्वारा संपन्न कार्य इस कंडीशन में W एक्सटर्नल, वो तो डेल्टा U ही तो होगा, U2 माइनस U1 ये इसका वैल्यू आ जाएगा, कर लेंगे, कोई इसमें इश्यू नहीं है। अन्योन्य प्रेरण में ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ये तो सिंपल ऐसा है कि किसी भी कुंडली में धारा पर प्रवाहित करेंगे और उससे इसके जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये जो स्टोर्ड एनर्जी है ना, ये जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां स्टोर होती है, इसकी वैल्यू अपन अभी ज्ञात करेंगे कि कितनी इसकी वैल्यू होती है। बेसिक फॉर्मूला आपका ये बन गया, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं कि
दोनों के मात्रक और विमीय सूत्र है, उसके संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ले लेते हैं। तो ध्यान दो, एल और एम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थोड़े से अपन और डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दोनों के यूनिट व डायमेंशन सेम होते हैं, बिल्कुल सेम है। अब इसमें देखो क्या करना है कि एक तो फाई बराबर एल आई या फाई बराबर एम आई, ये फॉर्मूला आपके पास है। दूसरा, यदि ई को अपन निकालें तो ई का जो मोड है, मोड करता हूं तो वो एल इंटू कितना डी आई बाई डी टी, या अपन वहां देखें तो ई का मोड कितना है एम इंटू डी आई बाई डी टी, तो सब में तो कॉमन तो आ रहा है। तीसरी बात अपन लिखें तो हमारे पास था स्टोर्ड एनर्जी यू, वो कितनी है हाफ एल इंटू आई स्क्वायर। ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं। अब इन तीनों से अगर अपन एल निकालते हैं, देखो तो मैं कह रहा हूं दोनों की मात्रा में समान, तो एल के अपन याद कर लें, और जिस तरह से एल के बनते हैं वैसे किसके बन जाएंगे, एम के बन जाएंगे। तो इससे अपन निकालेंगे एल, तो कितना फाई अपॉन आई है, देखो फाई अपॉन आई। इससे निकालते हैं ई, तो ई डेल्टा टी, ये ई डी टी अपॉन कितना डी आई बन गया। यदि इससे अपन निकालेंगे एल, तो 2u अपॉन आई स्क्वायर आ गया, 2u अपॉन आई स्क्वायर आ गया। अब इसी से अपन यूनिट है बना सकते हैं, आराम से इनके यूनिट सारे बना सकते हैं। तो अगर मैं इसमें एस आई यूनिट यदि आपसे पूछता हूं, एस आई यूनिट, या दोनों को साथ ही अपन ले लेते हैं तो ठीक रहेगा। यूनिट अपन मोस्टली लिखते हैं, उसी ट्रेंड की बात करता हूं, एस आई और सीजीएस। सीजीएस में मान लो अपन लेते हैं ईएमयू, तो एसआई देखो, एसआई में क्या आएगा, देखो ये आपका है चुंबकीय फ्लक्स और धारा, वेबर बटा एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर, या ये है वोल्ट ई, तो वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन धारा यानी एम्पियर, वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर, या यहां देखो अपने पास एनर्जी अपॉन करंट का स्क्वायर है, तो जूल, जूल पर एम्पियर स्क्वायर। और एक और इंपॉर्टेंट, एल का जो मुख्य मात्रक है या एम का जो मुख्य मात्रक है उसको अपन कहते हैं हेनरी, हिंदी में उसको अपन कहते हैं हेनरी। तो ये सब आपस में एसआई मात्रकों के रिलेशन भी आप कर सकते हो कि एक वेबर पर एम्पियर बराबर कितना, एक वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर बराबर कितना, एक जूल बटा एम्पियर बराबर एक हेनरी। इन सारों को हम सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेबर से बन गया आपका मैक्सवेल, मैक्सवेल अपॉन एब्सोल्यूट एम्पियर इंटू ओनली एब्सोल्यूट एम्पियर कर दो भाई। अब यहां पे अपन लिखेंगे तो अब इसमें दोनों अलग अलग हैं। यदि अपन लिखते हैं इसमें क्या बोलते हैं सीजीएस में, इसको अपन बोले तो मान लो स्टेट वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन स्टेट एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। यहां जूल से बन गया अर्ग अपॉन स्टेट एम्पियर स्क्वायर, या अगर इसको लिखना हो अपने इसमें ईएमयू में तो अर्ग अपॉन क्या बन जाएगा आपका एब्सोल्यूट एम्पियर का स्क्वायर। और हेनरी को अपन बोल सकते हैं हेनरी स्टेट हेनरी या एब्सोल्यूट हेनरी के फॉर्म में, और मोस्टली अपने बुक्स में इसमें स्टेट हेनरी के रूप में काम में लिया जा रहा है। कर लेंगे, इसका मतलब मोस्टली इसमें जो आप ईएसयू वाला ले सकते हो, ईएसयू, तो दोनों बदल जाएंगे। जो मात्रक अब एल के वो किसके हो जाएंगे, एम के। दोनों की मात्रक बिल्कुल सेम है, कोई इसमें अलग अलग बात है ही नहीं। तो एक तो बात आई, दूसरी बात देखो कॉमन बात है, तो उसमें जैसे एल व एम ज्ञात करना, यदि एल और एम ज्ञात करना हो अपने को, कैसे ज्ञात करेंगे? तो एल मैंने कहा था, एल कैसे निकालना है, फाई टोटल अपॉन आई, और जो एम ज्ञात करना है वो भी था अपने पास कौन सा, फाई टोटल पर किसका, सेकेंडरी कोइल का अपॉन आई, आई किसकी, प्राइमरी की, यहां तो कोइल एक ही होती है। तो अब ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, और इसी पे पहले अपन एक दो एग्जांपल अब वो लेते हैं, बढ़े आगे। तो दो मैन है, डायमेंशन यूनिट समझेंगे। अच्छा, साथ में इसकी यूनिट है वो क्या थी, वो तो अपन निकाले, डायमेंशन अपन देखें
तो डायमेंशन के लिए देखो एल की डायमेंशन अपन निकालें, चाहे अपन निकालें किसकी, एम की। देखो सबसे पहले आप इनमें से वो सूत्र काम में लेवें जिसमें एल के अलावा सभी हमारे पास जो भी राशि हैं वो ज्ञात हो। इन सब में ये सबसे काम का देखो u बराबर कितना, हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ तो संख्या, इसकी कोई मात्रा की नहीं होती है, तो एल हमारे पास ये 100% गुणांक था, तो u अपॉन आई स्क्वायर आया ना। u तो क्या है, ऊर्जा है, आई धारा है, तो इसी से ऊर्जा यानी m1 L2 T-2, तो ऊर्जा का मात्रक होता है ना, उससे अपन निकाली विमा अपॉन कितना a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, m1 L2 T-2 और a माइनस का 2। ये लो साफ हो गया। अब इस पे काम करते हैं कि कैसे हमने इसकी गणना करनी है। बढ़े आगे भी, तो दोनों के अपन साथ साथ इक्वेशन लेते हैं। जैसे मान लो ये कोयल है एक, इसकी आर रेडियस है, इसमें करंट अपन आई फ्लो कर रहे हैं, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने, मान लो n है, और रेडियस भी चलो इसकी अपन r मान लेते हैं। अकेली कुंडली है तो इसका अपन l निकाल रहे हैं। तो देखो भाई l वैसे है कितना, मैंने भी कहा था फाई टोटल अपॉन आई। फाई टोटल कितना है, n b a अपॉन आई। इसमें कितने तो फेरे हैं। अब जैसे धारा इसमें फ्लो करेंगे आई, तो फ्लो करते ही इसमें बी उत्पन्न हो गया, तल के लंबवत ऊपर की तरफ ये बी उत्पन्न हो गया। बी है कितना, ये बी कितना अपन जानते हैं, बी इक्वल टू है म्यू नोट आई अपॉन 2r वाले है ना, तो इसमें पाई तो नहीं आएगी, तो म्यू नोट आई अपॉन 2r है, ये बी है। अब इसी बी में जो ये कुंडली बी उत्पन्न करी, उसी बी में कुंडली रखी हुई है, तो इसी अपने बी का अपने में फ्लक्स आएगा। तो बी कैसा है, बाहर की तरफ, इसका एरिया भी कैसा है, बाहर की तरफ। तो बी और ए किस कोण पे आए, 0 डिग्री, तो बी ए कोस अपन करते हैं कोस थीटा, यानी बी ए अपन लिखे यहां पर कोस थीटा, तो कोस तो कितना 0 डिग्री का आ गया ना, ये तो 1 हो चुका। अब बी इंटू ए, बी कौन सा, ये वाला ही है, ए इसका एरिया है, एरिया कितना है इसी कुंडली का, हुआ पाई आर स्क्वायर। बी हमारे पास कौन सा है, इन सब वैल्यू पुट कर दें अपन। देखो तो हमारे पास यहां से है एन इंटू बी, बी हमारे पास देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू ए है कितना पाई आर स्क्वायर अपॉन आई। और अब देखो ये जो आई है, आई से आई कैंसिल हो गई, तो इससे हमारे पास एल कितना आया, एल आया म्यू नॉट पाई एन आर स्क्वायर। अच्छा एन गड़बड़ करी ना अपन ने, यहां जो बी उत्पन्न हो रहा है, बी इक्वल टू कितना है म्यू नॉट एन आई, तो यहां पर भी क्या आएगा म्यू नॉट एन आई, और ये आई से आई होगी कैंसिल, तो ये म्यू नॉट पाई एन इंटू एन, एन स्क्वायर आ गया, एन स्क्वायर, एक आर से एक आर हो गया कैंसिल, तो एन स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला है। देखो अब ये म्यू नॉट की अगर मान लो बात करते हैं अपन निर्वात में, तो म्यू नॉट पाई बाई 2 हो जाएगा। माध्य में निकालना हो एल मीडियम, तो म्यू नॉट म्यू आर कर देंगे। चलो लिख दूं एक बार, ये एल मीडियम कर दूं, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू पाई एन स्क्वायर आर बाई 2, और इससे अपन देखें तो जो एल है वो किसके समानुपाती है, म्यू आर इंटू एन स्क्वायर इंटू आर। तो क्वेश्चंस में अगर आपसे बात की जाएगी तो क्वेश्चंस में आपसे पूछेंगे कि एल जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, माध्यम, फिर उनकी संख्या और त्रिज्या, दोनों को बदलेंगे अपन, तो ये एल है वो एन स्क्वायर इंटू आर के समानुपाती आएगा। परंतु अगर अपन यहां पर क्वेश्चन आएगा कि नियत लंबाई के तार को कुंडली के रूप में चेंज करें, तो तार की लंबाई तो फिक्स हो गई, कोई तार ये था एल लंबाई इसकी, इसको अपन ने बदल दिया किसी कोयल में से, आर इसकी रेडियस है इसमें मान लो, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने एन है। तो देखो अब इसको वापस अनवाइंड करेंगे, खोलेंगे, आर त्रिज्या होने पे एक लपेटे की लंबाई कितनी 2 पाई आर, एन लपेटे हैं तो उसका मतलब हो गया कि एल जो कुल लंबाई थी वो एन इंटू कितनी है 2 पाई आर।
अब इसमें 2 पाई कांस्टेंट है, एल भी कैसी कांस्टेंट है, तो एन इंटू आर, इसमें एन इंटू आर हो गया आपका कांस्टेंट। इसका मतलब एन समानुपाती 1/r कर सकते हो या आर समानुपाती 1/n भी कर सकते हो। तो जब तक ये लिखा नहीं आया ना क्वेश्चन में कि नियत लंबाई के तार से हमने कुंडली बनाई है, तब तक आपको ये लेना काम है। और ये आ जाए कि नियत लंबाई के तार से काम में ले रखा है, उस कंडीशन में देखो फिर क्वेश्चन आप करोगे तो हमारे पास एल था समानुपाती ये n² इंटू आर। अब दो केस इसके हैं, पहला तो एल नियत व n दिया जाए, इसमें आपको आर दिया नहीं होगा, एल नियत व आर दिया जाए। तो जो दिया वो रखना है, जो नहीं दे रखा उसको उठाना है। तो देखो अब इस वाले में एल हमारे पास था, एल था समानुपाती n² इंटू आर, आपको आर को उठाना है। तो देखो n² इंटू आर क्या था, आर था 1/n, तो इसको अपन 1/n लिखेंगे, एक n कट गया तो समानुपाती n आ गया ना। इसमें चेक करें एल, वापिस n² इंटू हमारे पास था आर था, तो यहां n को मुझे हटाना है, आर आपको दिया गया, n आपको दिया हुआ नहीं है, तो इसमें हम n के स्थान पे 1/r करेंगे, n के स्थान पे 1/r, तो 1/r² इंटू आर, एक आर से एक आर कट गया तो 1/r आ गया ना, 1/r। तो मोटे तौर पे देखो हमारे पास जो काम की बातें हैं, एल जो समानुपाती है n² इंटू आर है, या फिर इसमें कंडीशन थी हमारे पास एल समानुपाती n या एल समानुपाती 1/r। पर ये कब काम में लेने हैं, ये काम में लेने जब तार नियत लंबाई से जो था उसको अपन लेकर के और फिर उसको कुंडली में अपन कन्वर्ट कर देते हैं, वो इस तरह से अपन काम में लेंगे। कर लेंगे भाई, इसको नोट कर लें। स्क्रीन पॉज कर लिया करो और लिख लिया करो। अब क्लास में तो तुम लोग क्या टाइम खूब लेते थे, सर रुको रुको रुको, अब आप ही रुको और आप ही चलो, ना कोई कहने वाला और ना कोई सुनने वाला, चलते रहो, लिखते रहो और खुश रहो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं अन्योन्य प्रेरण का, ऐसा ही। तो मान लो ये कोई कुंडली है, एक कुंडली ये वाली है, ठीक है साहब। अब इसमें इसको मान रहा हूं मैं प्राइमरी कॉइल, धारा मैंने प्रोवाइड कर दी मान लो I1, इसकी रेडियस मान लो कितनी है R1 और नंबर ऑफ टर्न्स मान लो N1 है। तो अगर इसमें प्राइमरी कॉइल है, धारा इसमें फ्लो करेंगे, तो धारा फ्लो करने पे इसके सेंटर पे B उत्पन्न हो गया तल के लंबवत बाहर की तरफ, उसको मैं कर रहा हूं B1। तो B1 जो है वो है कितना, देखो B1 है μ0 N1 I1 अपॉन कितना 2R1, ये आ गया ना, μ0 N1 I1 अपॉन कितना 2R1, ये इसका B है। अब इसी B में दूसरी कुंडली रखी हुई है, मान लो सेकेंडरी कॉइल, इसको मान लो मैं सेकेंडरी कॉइल, इस सेकेंडरी कॉइल में मान लो इसकी रेडियस R2 है इसमें, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने मान लो N2 है, समझे। तो देखो जो B इस प्राथमिक ने उत्पन्न किया है, उस B में सेकेंडरी कुंडली रखी हुई है और B क्या तल के लंबवत बाहर की तरफ है, तो इसका B1 तल के लंबवत बाहर की तरफ है, इस सेकेंडरी का एरिया पर मान ले तो कितना पाई R2² आएगा ना, सेकेंडरी जो कॉइल है उसका एरिया, इसका एरिया अपन देखेंगे तो एरिया कैसा बाहर की तरफ, तो B1 भी बाहर की तरफ है, सेकेंडरी का एरिया भी कैसा बाहर की तरफ है। अब इसमें अपन निकालेंगे इसका L, आपको पूछ लिया कि इसका L ज्ञात करो भाई। अब धारा इसमें प्रवाहित की जा रही है, हम इसका M निकाल रहे हैं, M निकाल रहे हैं, सॉरी इसका M है सेकेंडरी का प्राथमिक के सापेक्ष, तो वो कितना होगा, देखो वो था फाई टोटल किसका, सेकेंडरी कॉइल का, अपॉन I किसकी, प्राथमिक की, ये हमारे पास था फॉर्मूला। अब फाई टोटल कितना आएगा, फाई टोटल किसका, सेकेंड का नहीं, अपन इसका सेकेंड का निकाल रहे हैं, तो N2 इंटू B1 और A2 और कोण कितना cos 0 अपॉन I, प्राथमिक का मतलब धारा कितनी इसमें I1 है। अब इसकी अपन वैल्यू तो पुट करें, तो N2 तो N2 है साहब, पर B1 कितना देखो है μ0 N1 I1 अपॉन 2R1, μ0 N1 I1 अपॉन 2R1 इंटू A2, A2 किसका है, सेकेंडरी का एरिया, तो इसमें अगर इसकी रेडियस ये R2 है
तो इसका एरिया कितना आएगा, पाई r2 स्क्वायर अपॉन I1। ये तो करेंगे भाई। अब देखो साहब, इसमें ये I1 से I1 हो गया कैंसिल, बचा हुआ इसका आंसर हो गया। तो आंसर हमारे पास तो कितना आया, ये हो गया देखो म्यू नॉट n1 इंटू n2 और ये आपका r2 का स्क्वायर अपॉन 2r1। ये इसका है M21। यहां कौन बड़ा इंपॉर्टेंट था, अगर मैं इस कॉइल को यूं कर दूं ऐसे, इसी कुंडली को देखो, इसी कॉइल को आप यूं रख दो ऐसे, जैसे इसको यूं रख दोगे, इसका एरिया इस तरफ हो गया, बी इस तरफ हो गया, तो वहां पे फिर इसका M आएगा नहीं। तो M इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि दोनों कुंडलियों का आपस में अभिविन्यास किस प्रकार का है। अभिविन्यास से मतलब यह कि इसमें प्राथमिक की चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दूसरे संबद्ध है कि नहीं है। तो चुंबकीय फ्लक्स संबद्धता इसकी पहली शर्त है किसके, M के याद करने की। तो ये इसका मान आ गया। अब देखो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके नीट में यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे हमने इसका मान निकाला तो M21 जो अपन ने ज्ञात किया वो किस पे डिपेंड कर रहा है मेनली, ये तो फ्री स्पेस के लिए माध्यम में लिखेंगे तो म्यू नॉट म्यू आर कर देंगे। तो एक्चुअली डिपेंडेंस कैसे आ रही है, देखो म्यू आर इंटू n1 n2 और r2 का स्क्वायर अपॉन r1, ये और ये बहुत ही फिक्स है। अब ये जो फेरे हैं दोनों की संख्या पे डिपेंड कर रहा है, माध्यम पे डिपेंड कर रहा है, दोनों की त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है और इनके अभिविन्यास पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंस की बात करते हैं ना तो अपन ऐसे बहुत कुछ लिख देते, किस पे, माध्यम पर, दोनों में फेरों की संख्या पर, दोनों की त्रिज्या पर, और साथ में कोण भी था यहां पर, तो दोनों की अभिविन्यास पर, इस पर डिपेंड कर रहा ना। तो ये बात तो आ जाएगी। अब मेनली जो डिपेंडेंस की बात अपन देखें तो वो है देखो M जो 21 है या इसमें M12 है। अगर दो कुंडलियां उनकी स्थिति फिक्स हो, उनकी पोजीशन फिक्स हो, हम उनकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं करते हैं, उस स्थिति में अपन इसको बोलते हैं पारस्परिकता परमेय। पारस्परिकता परमेय। और इसके अनुसार क्या होता है कि दो कुंडलियां जिसमें से एक का फ्लक्स दूसरे से संबद्ध हो, उस स्थिति में दो का एक के सापेक्ष या एक का दो के सापेक्ष, दो का एक के सापेक्ष या दो का एक के सापेक्ष या एक का दो के सापेक्ष, एक का दो के सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स हमेशा बराबर होता है। इसको दो का एक के सापेक्ष है, मतलब ये हो गया आपका φ2 अपॉन I1। ये एक्चुअली 1 का निकाल रहे हैं तो φ1 अपॉन कितना I2, दूसरे का 1 के सापेक्ष, तो प्लस दूसरे का धारा किसकी, प्राथमिक की। यहां किसका अपन निकालें, M1 का, यानी पहली कुंडली का धारा किस में फ्लो करेंगे अपन, सेकेंडरी में, तो ये आएगा। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन आएगा। देखो यहां से अपन लिखिए ना तो हमारे पास रिजल्ट ये आया कि I2 φ2 बराबर कितना, I1 φ1। ये पारस्परिकता प्रमेय से आती बात। तो चाहे धारा इसमें प्रभावित करके इसका ज्ञात करो, इसमें प्रभावित करके इससे ज्ञात करो। गणना की आसानी के लिए हमने हमेशा बड़े वाले में धारा प्रभावित करके सेंटर पे बी को ज्ञात कर लेना और उस बी को यूनिफॉर्म मान करके अपन इसका चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं। एक बात तो आई। दूसरी बात देखो क्या है इसमें कि जो इसका M जो है वो समानुपातिक कहता है। देखो ये R2 स्क्वायर अपॉन कौन सा R1 है, R2 स्क्वायर अपॉन R1 है। यहां एक छोटी सी ट्रिक आप काम में लें क्वेश्चन को समझने के लिए कि R2 वैसे किसकी त्रिज्या है, अंदर वाले की है। नाम ही क्या है, अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य यानी अंदर, अन्योन्य अंदर, अन्योन्य कौन सा, अंदर। और वैसे देखो जो M है इसको अपन या तो हिंदी में तो कहते हैं अन्योन्य प्रेरण और अंग्रेजी में कहते हैं इसको अपन म्यूचुअल इंडक्शन। तो M और अंदर, देखो ये जो R2 है ना, ये R2 ये अंदर वाले की त्रिज्या है, अंदर वाले की त्रिज्या। और ये R1 किसकी है, देखो ये बाहर वाले की त्रिज्या है, अंदर वाले की त्रिज्या और बाहर वाले की त्रिज्या। तो M किस पे, देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, अंदर वाले की त्रिज्या है उसके तो स्क्वायर पे, और बाहर वाले की पावर कितनी, 1 है। तो M जो है, M हिंदी में बोलते हैं अंदर वाले को मायने वाली, याद आ रहा है क्या, अंदर का मतलब मायने वाली। इसका मतलब मायने वाले का स्क्वायर अपॉन कौन सा, बाहर वाले की पावर 1, उसके समानुपाती होता है। और इसमें सीधे क्वेश्चन आते हैं कैसे, देखो मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूं, फिर ढंग सुन लो। M को अपन हिंदी में कहते हैं अन्योन्य प्रेरण, तो ऐसे अंदर हो गया।
एम को बोलते हैं अंग्रेजी में कौन सा, म्यूचुअल इंडक्शन। तो एम से आ गया हिंदी में, मारवाड़ी में बोलते हैं उसको मायने वाली। तो मायने वाली का स्क्वायर अपन कौन सा, भार वाली की पावर 1। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया पहला, ये दो कुंडलियां ऐसे देखो, दो वर्गाकार कुंडलियां हैं, इसकी वजह मान लो L1 दे दी, इसकी दे दी L2। आपसे पूछा कि इसका m है वो किसके समानुपाती है, तो देखो मायने वाली का स्क्वायर तो L2 स्क्वायर अपॉन कौन सा L1 तो करेंगे। मान लो दूसरा क्वेश्चन पहले लेंगे B1 और यहीं लिख दूं मैं इसको, ये मान लो S दे दिया आपने को, जो भी डायमेंशन, यहां अंदर वाली भार और त्रिज्या की बात नहीं है, आप इसको वाइड रूप में काम में ले सकते हो, आप सीधे इसमें खेल सकते हो कि R2 R1 को हमने यहां मान लिया, अब क्या अंदर वाला जो भी था हमारे पास स्ट्रक्चर उसकी डायमेंशन त्रिज्या है, लंबाई है, जो भी है। तो मान लो ये मेरे पास एक R त्रिज्या का कोई लूप है, बाहर मान लो L त्रिज्या का वर्ग है, तो अब इससे पूछे कि इसका m किसकी समानुपाती है, तो मायने वाले का स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन ये L। इस तरह से आप इसमें इसकी डिपेंडेंस है वो चेक कर सकते हो। सही बात है ना। तो ये हम इस तरह से करेंगे क्वेश्चंस करने में। बढ़े आगे। हाँ, एक आप मोस्टली बहुत सारे बच्चे हैं वो जुड़े हैं मेरे से ना, सबने मेरे को नंबर भेज रखे हैं, अपना नाम और मीडियम सबने भेज रखे हैं, नहीं भेज रखे हैं तो भेज दें, ताकि इनके क्वेश्चंस आपके पास प्रॉपर जिस दिन क्लास में जो टॉपिक आपका आएगा ना उसी क्वेश्चंस आपको सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल के मिल जाएंगे, खुद से मेहनत करनी नहीं होगी, बहुत शानदार तरीके से लिखे मेरे, उनको आप नोट कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये है परिनालिका का L और दूसरा मैं ले रहा हूं दो समाक्षीय परिनालिकाओं का M, दो समाक्षीय परिनालिकाओं का M। हाँ, तो अब देखिए अपन इसमें सोल्व करते हैं। एक तो हमारे पास है प्रणालिका और ये है दो कौन सी समाक्षीय प्रणालिका। इस वाले में पहले इसमें आओ, देखो ये थी मेरे पास कोई प्रणालिका थी एक, इसकी लंबाई कितनी L है, नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या कितनी N है, धारा इसमें कितनी फ्लो हो रही है I, और स्मॉल n क्या है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, जिसको अपन जानते हैं N/L है। अच्छा, इस लंबाई को अपन मान लेते हैं स्मॉल l, जो इसकी प्रणालिका की लंबाई है, क्योंकि अपने को स्वप्रण गुणांक तो निकालना है तो वो भी कैपिटल L ही है। देखो अब धारा I प्रवाहित करेंगे, धारा के I प्रवाहित करने पर इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब मान लो अगर इसको यूं मान लो ऐसे कि ये तो तार है, स्टार्ट नीचे से हो रहा है ऐसे, तो स्टार्ट नीचे से होने पर इसको तो मैं यूं ले रहा हूं ऐसे, इसका मतलब ये हुआ कि ये तार है आपका, तो धारा ऐसे नीचे से गिनी यूं, तो धारा यूं जा रही है, ये लो ये नीचे वाला तार है ना, तो धारा नीचे वाला नीचे है, तो इसको अपन पकड़ लें, ऐसे बी की दिशा निकालनी हो तो उत्पन्न बी की दिशा निकालनी हो, प्रोड्यूस्ड की दिशा निकाल, दाएं हाथ का नियम पर निकालेंगे। इसमें अंगूठा बी की तरफ होगा ना, यहां अंगुली धारा की तरफ हो तो अंगूठा बी की तरफ, तो बी इसका इस तरफ आ गया, तो इसके सेंटर वाले पॉइंट पे कहीं पर भी देखें तो बी आपका इस तरफ है। देखो अब बी इस तरफ है, एक जो लूप ये फेरा है, एक फेरा देखो, एक फेरा, इस फेरे का ये एरिया है, एरिया इस तरफ है ना, एरिया भी इस तरफ है, बी भी इस तरफ, इसलिए इस एक से कितना फ्लक्स संबंध हुआ, बी इंटू एरिया, इसका एरिया, तो इसका एरिया अगर ए मान लो, इसका एरिया है उसको ए मान लो, तो इसमें एक फेरे से कितना फ्लक्स संबंध हुआ, यदि उसकी अपन बात करें फाई किसका, प्रति फेरा, तो फाई प्रति फेरा जो है वो तो कितना देखो आ गया, ये तो है आपका बी इंटू ए, बी इंटू ए, और फाई आपको कुल निकालना हो, फाई टोटल, तो इसमें देखो एक फेरे का है, इसमें कितने फेरे कैपिटल एन है, तो अपन करते हैं इसको एन इंटू बी इंटू ए बस। अब आपको इसमें इसी से अगर आपको एल निकालना था, एल क्या था, फाई टोटल अपॉन आई, फाई टोटल अपॉन आई, तो देखो और बी यहां पर है कितना, ये बी,
बी आप जानते हो ये लंबी प्रणालिका है, और लंबी प्रणालिका बी अपन लेते हैं म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। बस अब आपका काम हो गया। फाइव टोटल हमारे पास है, तो कितना देखो एन बी ए, चलो एन बी ए अपॉन आई कर दूं, एन ए अपॉन एक बार आई लिख रहा हूं इंटू बी, बी हमारे पास देखो है म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई, आई से आई ये हो गई कैंसिल, तो कुल मिलाकर के हमारे पास वैल्यू आ गई म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन इंटू ए आया। देखो म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन इंटू ए। अब देखो इस कैपिटल एन के स्थान पे आपको मालूम है स्मॉल एन होता है कैपिटल एन इंटू एल, तो ये हो गया एन इक्वल टू एन इंटू एल, इसको अपन काम में लेंगे तो म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू ए, और ये एल, अब ए इंटू एल क्या है, ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, एल इसकी लंबाई है, तो इसका पूरा आयतन आ गया ना, तो इसके स्थान पे अपन वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, इसके स्थान पे अपन वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो देखो एल जो हमारे पास है वो आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। मीडियम भर देंगे, ये फ्री स्पेस के लिए, मान लो फ्री स्पेस के लिए मीडियम भर दोगे तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और ये एन स्क्वायर इंटू वी। आप तो इस फॉर्मूले को याद कर लो अच्छे से कि प्रणालिका का सवप्रेरण गुणांक कितना है, एल नॉट है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी है। सब कर लेंगे, क्योंकि इसका फायदा है कि जब अपन इसको यहां पढ़ेंगे तो मैं इसको इसमें सीधा ही कर सकता हूं। देखो ओनली एल ही तो एम होता है, बस उसमें होता है क्या है, दोनों कुंडलियां अलग अलग होती हैं, तो बस इस एन को n1 इंटू n2 करना है। पर इसी को भी और कन्वर्ट करना हो ना, तो अपन इसके स्थान पे n के स्थान पे तो क्या लिख सकते हैं, अपन जानते हैं स्मॉल n कितना होता है, स्मॉल n होता है कैपिटल N बाई L, तो अपन क्या लिखें पुनः इसको कैपिटल N स्क्वायर बाई L स्क्वायर इंटू वी, वी कितना a इंटू एल है, एक एल कट जाएगा, तो इसी को अपन और रूप में लिखना चाहें तो म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर इंटू ए अपॉन एल स्क्वायर, एक एल कट गया तो इंटू एल भी तो है ना। तो मोटे तौर पे अब याद इसी को रखो आप, और इसी को फिर बदलना सीख लो क्वेश्चंस में, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, ये मान लीजिए एल और एम में या बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको सोल्व करवाने का ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करेगा। मैं इसको सीधे बता सकता हूं, इसका जो एम अपन निकालेंगे, एम जो होगा फिक्स है म्यू नॉट n1 इंटू n2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम भी किसका, सेकेंडरी वाले का, वॉल्यूम किसका, सेकेंडरी वाले का, बिल्कुल सेम टू सेम का। अब बदलना हो इसको, देखो तो देखो म्यू नॉट इंटू n1 कितना है, n1 अपॉन l1, अब दोनों लंबाई समान होती है तो l ही लिखेंगे, ये n2 अपॉन l कर देंगे, इसमें v2 कितना है, ये आपका a2 इंटू l2 बन जाएगा, इसको l2 कर दो, ये l1 कर दो, प्रॉपर लिखो तो ये l1 कर दो, l2 कट जाएगा, इससे बना ना। तो इस तरह से आप इसका पूरा कन्वर्जन बन जाएगा। तो हम कह रहे हैं इसमें याद कर लो l म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, और m याद करना हो, बनाना हो तो म्यू नॉट n1 इंटू n2 कर दो, फिर n1 कितना कैपिटल n1 बाई l1, n2 कितना कैपिटल n2 बाई n2, और वॉल्यूम किसका, सेकेंडरी कॉइल का, इस सेकेंडरी वाले का। अब इसको प्रोसेस में सॉल्व करना ही हो तो I1 से धारा प्रवाहित होने पर अंदर इसमें कॉइल में B उत्पन्न हो गया, उस B को अपन मान ले B1। अब B1 में जो B1 प्राथमिक कुंडली के अंदर है वही तो सेकेंडरी में है, क्योंकि सेकेंडरी को प्राइमरी पे तो लपेट रखा है, इसलिए जो B इसमें प्राइमरी का है वही किसका, सेकेंडरी का हो जाएगा। अब दोनों के B बराबर हो गए, दोनों के B बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जैसे मान लो ये सेकेंडरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल जो आपको दिख रही है, इस सेकेंडरी कॉइल का मैं कोई एक लूप ले लूंगा, ये वाला, इसका एरिया इस तरफ आ गया ना, तो इसका A2 B1 में A2, अब यहां पर भी गणना करोगे ना तो फाई किसका, सेकेंडरी कॉइल का, और प्रति फेरा यदि ये आपसे पूछता हूं तो ये क्या है, B1 इंटू A2 है ना, B1 में सेकेंडरी का एरिया है, और वैसे एरिया तो हम लोगों ने यहां बराबर ले रखे हैं ये कि A2 बराबर यहां पर A1, अलग अलग हो तो फिर अपने को ऐसे लेना ही पड़ेगा ना। अभी बराबर है तो इस A2 को अपन एक तरह से बराबर ही ले लेंगे। अच्छा जी, B1 अपन जानते हैं, B1 हमारे पास कितना होता है, B1 जो यहां उत्पन्न हो रखा है वो तो म्यू नॉट N1 इंटू I1 है, म्यू नॉट N1 इंटू I1 है साहब, तो ये हो जाएगा फाई आपका प्रति फेरा। अब फाई प्रति फेरा है तो फाई अपन निकालें टोटल सेकेंडरी कॉइल का, तो कितना कर दूं, सेकेंडरी का है तो N2 इंटू कितना, B1 इंटू A2, फाई टोटल आते ही इसमें अपन दे दें भाग किसका, I1 का,
भाग दें इसमें I1 का तो ये m आ जाएगा। अब इसी वैल्यू पुट करके V1 की सब सोल्व करोगे तो निश्चित रूप से म्यू नॉट ये आपका N1 इंटू N2 इंटू ये आपका वॉल्यूम ही आएगा। और निश्चित रूप से आप पूरा चेक करना, म्यू नॉट N1 इंटू N2 और ये आपका A2 इंटू L2 आ जाएगा। अब ये दोनों हम लोगों ने लेंथ भी समान ले रखी है, ए भी समान ले रखा है, तो आप इसमें आराम से क्वेश्चंस करने के लायक बन गए। अब देखो यहीं से एक बात और बताता हूं आपको। जैसे इस प्रणालिका के अंदर देखो, अभी हमने बात की थी तो स्टोर्ड एनर्जी क्या थी, हाफ L इंटू वाई स्क्वायर। यहां स्टोर्ड एनर्जी कहां होती है, उन स्थानों पर होती है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। और आपको मालूम है प्रणालिका के अंदर लंबी जो प्रणालिका होती है, आदर्श प्रणालिका होती है, उसके अक्ष पर ही बी होता है, उसके बाहर बी नहीं होता। तो जहां जहां बी है वहां वहां चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा स्टोर हो रखी है और उसका मान कितना है, हाफ L इंटू आई स्क्वायर है। यदि आपको निकालना हो इसमें एकांक आयतन में संचित ऊर्जा तो U बाई V करेंगे अपन। तो देखो हाफ L का मान अपन ने जान लिया, क्या था, म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम भी किसका, इसका कितना है, A इंटू L है ना भी, इंटू आई स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम या तो V को अपन उतना रख लें तो इसको काट दें अपन, देखो V अपॉन V, V से V आपका हो गया कैंसिल, V से V कैंसिल हो गया ना। तो देखो एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित हो रही है, जिसको अपन एक तरह से चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं। तो मेरे पास U अपॉन V कितना है, A बटा 2 म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। अगर इस म्यू नॉट में आप देखो तो जैसे इसी को थोड़ा सा आगे यहां समझ लो कि इसको मैं कह रहा हूं U नॉट जो है U बाई V एकांक आयतन की संचित ऊर्जा। तो देखो A बटा 2 तो पढ़ा ही है, ये म्यू नॉट भी आपको दिख रहा है, N स्क्वायर भी है, आई स्क्वायर भी है। अब अगर उसको म्यू नॉट से गुणा कर दो, म्यू नॉट से भाग दे दूं तो ये पूरा पोर्शन तो क्या बन गया, ये बन गया म्यू नॉट NI का स्क्वायर। और म्यू नॉट NI क्या होता है, म्यू नॉट NI क्या होता है, देखो म्यू नॉट NI क्या है, वो है फ्री स्पेस का मैग्नेटिक फील्ड है। इसलिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी नॉट स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट, बी नॉट स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। तो ये एक तरह से इस प्रणालिका में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है, एकांक आयतन में इतनी है। तो देखो हाफ L स्क्वायर तो कुल स्टोर्ड एनर्जी है, और इसमें ये जो अपन कह रहे हैं U नॉट, ये कितनी एकांक आयतन में संचित ऊर्जा है। जिस प्रकार से कैपेसिटर के अंदर उसकी प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ऊर्जा संचित होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रणालिका के अंदर इसके वॉल्यूम के अंदर जहां जहां बी होता है वहां ई के रूप में, जहां जहां ई था यहां बी के रूप में, जहां जहां बी है, बी कहां है, इसके आयतन के अंदर है, इसके आयतन के अंदर यहां पर चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा स्टोर रहती है। वो अपने को इस तरह से ज्ञात करनी है, ठीक बात। तो इसका पूरा काम खत्म हो गया, कुछ बातें अपन ऐसे अस्थायी बात कर ली। अब इसमें अपन एक दो बातें और काम में दो लेते हैं। जैसे अपन ने बात करी इसमें तो M हमने ज्ञात किया है, तो जो M यहां पर है वो एक्चुअली देखो कैसे है, उसको अपन फिर और देखते हैं इसमें। इसका ये वाला पोर्शन मैं यहां से हटा रहा हूं, तो ध्यान दें भाई, इसी में M जो होता ना वो एक्चुअली L1 और L2 के गुणा के वर्गमूल के समानुपाती है, L1 और L2। देखो L1 कितना है, म्यू नॉट N1 इंटू वॉल्यूम, तो कर दो इसको V1, भी दोनों बराबर होते हैं L, मोस्टली जो अपनी कंडीशन में L1 इक्वल टू L2 बराबर L है। एरिया A1 इक्वल टू A2 बराबर A अपन लेते हैं, इसलिए वॉल्यूम बराबर आएंगे। तो म्यू नॉट N1 V इंटू कौन सा, म्यू नॉट N2 इंटू V, इसका रूट ही तो अपन करें तो म्यू नॉट का स्क्वायर, तो म्यू आ गया N1 N2 तो रहेंगे अंदर, म्यू नॉट N, अच्छा ओह म्यू नॉट N स्क्वायर, N1 N स्क्वायर होता है ना अभी L, अभी मैंने कहा था L होता क्या है, म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू V, म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू V, सही तो सही होता है, गलत तो गलत ही होता है ना।
तो इसको अपन n1 स्क्वायर लिखेंगे, इसको करते अपन n2 स्क्वायर इंटू दिस। अब देखो म्यू नोट का स्क्वायर तो कितना आया, म्यू आ गया, तो m देखो म्यू नोट, n1 का स्क्वायर का रूट कितना, वापिस वो देखो n1 ही आ गया, ये आपका n2 भी आ गया और वॉल्यूम का v आ गया, ये तो मैंने आपको सिखाया था अभी। अब देखो यहीं से बात और लेते हैं अपन, m समानुपात लिखा ना, बराबर अपन लिखते हैं k इंटू रूट ऑफ L1 इंटू L2। ये जो k है ये समानुपात स्थिरांक है, इस k को हम कहते हैं युग्मन गुणांक। k क्या है, युग्मन गुणांक है, k यहां पर युग्मन गुणांक कहलाता है। अब जो युग्मन गुणांक है वो क्या करता है, वो ये डिसाइड करता है कि इस सिस्टम का चुंबकीय फ्लक्स संबद्धता है अथवा नहीं है। उस आधार पर, चुंबकीय फ्लक्स संबद्धता के आधार पर इस m का मान है वो डिसाइड होता है, और m के मान के डिसाइड होने के बाद ही m आता है। इसका मतलब हर कुंडली में L तो होता है, प्रत्येक कुंडली का L तो होता है, m है या नहीं है और कितना है, ये सब उसके युग्मन गुणांक पर डिपेंड करता है। और इस युग्मन गुणांक का जो मान होता है ये 0 के बराबर और 1, 0 के बराबर या उससे बड़ा, 1 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। 0 है कोई युग्मन नहीं है, 1 है आदर्श युग्मन है, और 1 से इनके बीच में है उसको अपन कहते हैं सामान्य युग्मन। तो युग्मन के यहां पर प्रकार है वो भी इससे अपन समझ लेते हैं। बढ़े आगे, तो इस प्रकार से हमारे पास इसकी कंडीशन आई भाई। तो अब इन्हीं कुंडलियों को अपन देखो, इसमें एक प्राइमरी पड़ी है, सेकेंडरी को मान लो मैं यहां बना दूं सेकेंडरी को, या सेकेंडरी को इसमें यहां बना दूं, बस उसी से इसके 3 प्रकार है वो बन जाते हैं। देखो तो जो k के संभावित मान देखिए अपन, तीन केस है इसके। पहला है मान लो अयुग्मन, इसमें मान लो ये प्राथमिक कुंडली है और ये मान ली मैंने सेकेंडरी कुंडली। धारा पर प्रभावित करेंगे तो चुंबक क्षेत्र इसके यू बनेंगे ऐसे, इसमें बल रेखाएं प्रवेश से नहीं करेंगी, तो उस केस में इसका B1 और इसका A2 आपस में किस कोण पे 90 डिग्री पर है, तो फ्लक्स संबद्धता नहीं होगी। फ्लक्स संबद्धता न होने पे k कितना इसका 0 है। दूसरा आदर्श युग्मन, जिसमें पहली कुंडली है इसी पे अपन सेकेंडरी कुंडली लपेट दें, पहली पर दूसरी, तो जो पहली का फ्लक्स पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा तो K1 हो गया। अगर मान लो ये प्राथमिक कुंडली है और दूसरी मैंने यहां लपेट दी, तो इसमें धारा प्रभावित करेंगे तो इसका जो B है, चुंबकीय क्षेत्र कुछ इससे संबद्ध हो जाएंगी। इसमें पूरी की तरह से 100% तो अपन नहीं माने, मान लो कुछ फ्लक्स का लीकेज मान लें, तो यहां पे जो K है वो K कितना है, वो आपका 0 से बड़ा और 1 से कम आ जाएगा। K, इसका मतलब इन सबसे एक बात ये भी कर सकते हो आप कि K वैसे है क्या, K को अपन एक परिभाषा और दे सकते हैं कि सेकेंडरी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स और प्राथमिक कुंडली से संबद्ध फ्लक्स का अनुपात ही है। सेकेंडरी और प्राथमिक से कितना फ्लक्स संबद्ध हो रहा है उसका रेशियो है। जितना फ्लक्स प्राथमिक का उतना है सेकेंडरी से रिलेटेड है, जितना फ्लक्स प्राथमिक से उतना है सेकेंडरी से रिलेटेड है, तो m का मान कितना, k का मान कितना, 1 आ जाएगा। तो अब k के आधार पर ही तो हम m के मान को डिसाइड करेंगे। तो आदर्श युग्मन में k का मान 1 होता है, इसलिए आदर्श युग्मन में यानी एक ही कुंडली पर दूसरी कुंडली लपेट रखिए, दोनों के एरिया समान है, दोनों के लंबाई भी समान है, उस केस में m का मान कितना, k रूट L1 L2। इसका मतलब देखो मान लो दोनों कुंडलियां समान ही हो, k का मान आदर्श युग्मन K1 मान लें तो k L इंटू L, तो m बराबर L तो आ गया। और उसको कब आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आदर्श युग्मन होने पर, और दोनों कुंडलियां एक दूसरे पर लपेटी होनी चाहिए और दोनों की सारी ज्योमेट्री सब समान होनी चाहिए, उस केस में m का मान L के बराबर आ सकता है ना। तो अब यहां से कुछ बातें अपन और करें। दो कुंडलियां मान लो इसमें देखो आप, इस वाले केस में आप देखोगे तो L तो यहां पर नॉन जीरो है पर m तो 0 आ गया ना। इस वाले में देखेंगे यहां L भी नॉन जीरो है और m भी आपका नॉन जीरो है और मैक्सिमम है। इसमें देखोगे यहां L आपका 0 है, नॉन जीरो है, और m भी कितना नॉन जीरो है। ये तो कहानी बनी ना। तो देखो L तो हमेशा है, तो L के होने के लिए m के होने की आवश्यकता नहीं है, यानी L है तो m हो भी सकता है और m नहीं भी हो सकता। इसका मतलब बिना m के भी L पॉसिबल है और m के होने पर भी L पॉसिबल है, परंतु L के बिना
देखो जहां m शून्य है वहां पर भी l है, जहां h शून्य है वहां पर भी l है, तो l के होने के लिए m का होना, यानी स्वप्रेरण के लिए, स्वप्रेरण गुणांक के होने के लिए m का होना आवश्यक नहीं है, परंतु m के होने के लिए, अन्योन्य प्रेरण गुणांक के होने के लिए l का होना आवश्यक है। ये छोटे मोटे यहां से अपन पॉइंट उठा करके क्वेश्चन है वो और कर सकते हैं। ठीक बात है ना। तो ये अब ये अपने ट्रांसफॉर्मर में अपने काम आएगा। तो इसी के साथ अपन आगे ईडी करंट है वो ट्रांसफॉर्मर को भी पढ़ डालेंगे। यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या आपके नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक बहुत शानदार से इसको आप स्टडी करें और क्वेश्चंस खूब सारे। तो अब हम लोग कुछ सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। जैसे अपने स्टेज 4 जो है उसका पार्ट ए है और ए का क्वेश्चन नंबर 11, ये अपने AIPMT या नीट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रणालिका के लिए प्रत्येक फेरे से संबंधित फ्लक्स फाई, एक फेरे का वो दे रखा है 4 गुणा 10 की घात -3 वेबर, और फेरों की संख्या दे रखी है हम लोगों को इसमें 500 इसमें दे रखे हैं फेरे, और धारा फ्लो हो रही है I बराबर 2 एम्पियर। तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरण गुणांक आपसे पूछ लिया। तो देखो अपन जो 5 पता करते हैं इसमें सेल्फ इंडक्टेंस में, तो सेल्फ इंडक्टेंस में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो होता है L इंटू आई, 5 इंटू LI होता है ना। पर ये जो 5 होता है टोटल फ्लक्स होता है, ये टोटल फ्लक्स है। वैसे अगर एक फेरे का फ्लक्स दिया जाए तो इसको अपन क्या लिख देंगे, N इंटू 5 ईच, यानी एक फेरे का फ्लक्स, तो ये हो गया L इंटू आई। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में देखो क्वेश्चन पूछ लिया है, नीट पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कुल फ्लक्स दे रखा है कि एक फेरे का फ्लक्स, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कोई इश्यू नहीं है, अगर हम निकालते हैं इसमें L, तो L देखो हो जाएगा N इंटू 5 ईच अपॉन I। तो N का मान हमारे पास, और आप देखें उसमें नीट वाले क्वेश्चन में 1000 दे रखे हैं फेरे, मैंने इसको 500 ले रखे हैं, तो इसका वैल्यू कोई और आ जाएगा, दिक्कत है। तो 4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन I है 2 एम्पियर, 2 से इसको उड़ा देता हूं, तो ये हो गया आपका कितना, 1000 है ना। 500 इंटू 2000, ये भी 10 की पावर -3, तो 1 हेनरी आ गया, 1 हेनरी। अब इसके बाद देखो एग्जाम्पल आपका है स्टेज सेकंड जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 18, स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमसे कह रहा है कि 400 फेरों N बराबर 400 फेरों एवं 8 मिली हेनरी, L दे रखा है उसका 8 मिली हेनरी, 40 फेरों पर 8 मिली हेनरी वाली एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है 5 मिली एम्पियर। तो कॉइल के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो आपको पूछा है 5 ईच, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स आपको पता करना है। तो देखो अपन जो जानते हैं वो, तो हम तो ये जानते हैं कि फाई टोटल है वो कितना होता है, L इंटू आई होता है। अब फाई टोटल को हमने ये भी तो कहना भी N इंटू 5 ईच, यानी एक फेरे का फ्लक्स बराबर कितना, L इंटू आई। अब इसमें 5 ईच पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम कर देंगे LI अपॉन N कर देंगे भी, LI अपॉन N। अब वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन आप अपने आप हो जाएगा भी। अच्छा, इस तरह से स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 78, स्टेज सेकंड जो है उसका क्वेश्चन है 78, उसको पढ़ें। वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, वहां लिखा है कि 400 फेरों वाली कोयल का L दे रखा है 10 मिली हेनरी, 410 मिली हेनरी और 2 मिली एम्पियर धारा के संगत
जो कुंडली है, कुंडली के अनुप्रस्थ काट में चुंबकीय फ्लक्स होगा, कुंडली के चुंबकीय जो अनुप्रस्थ काट में चुंबकीय फ्लक्स होगा, इसका मतलब अपने को कुल फ्लक्स पूछ लिया, तो कुल फ्लक्स तो कितना L इंटू आई होता है, याद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओनली L इंटू आई करना है। और इसमें फेरों की संख्या काम में लेनी नहीं है, देखो इसीलिए मैंने क्वेश्चन को ये लिखवाया स्पेशली। इस क्वेश्चन में देखो N दे रखा है अपने को 400, ठीक है जी, कि 400 फेरो वाले कोयल का L दे रखा है हम लोगों को 10 मिली हेनरी, और फिर कह रहा है कि 2 मिली एम्पियर धारा के संगत, 2 मिली एम्पियर धारा के संगत कुंडली के अनुप्रस्थ काट में चुंबकीय फ्लक्स होगा, जो उसकी अनुप्रस्थ काट है उसमें चुंबकीय फ्लक्स फाई कितना होगा, तो फाई बराबर तो L इंटू आई है, तो L को जब I से गुणा करते हैं वो तो कुल चुंबकीय फ्लक्स आता है, और कुल पूछ लिया अपन से, तो अब इसको N से गुणा मत कर देना, तो N L है देखो 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 इंटू I है हमारे पास 2 मिली, यानी 10 की घात माइनस का फिर 3, तो ये एक्चुअली हो गया देखो 20 माइक्रोवेबर, क्योंकि 10 की पावर माइनस का 3 और माइनस का 3 हो गया 10 की पावर माइनस का 6। कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, तो अब देखो 3 एग्जाम्पल अपन और ले रहे हैं। जैसे ये है अपने मॉड्यूल में प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपसे कह रहा है कि किसी सवपर्ण कुंडली का L दे रखा है 2 मिली हेनरी, R दे रखा है 4 ओम, और धारा दे रखी है उसमें कितनी T² e की पावर माइनस का t। तो पूछा किस समय पर, यानी समय आपको पूछा है किस समय पर इंड्यूस्ड EMF 0 होगा। तो देखो इंड्यूस्ड EMF अपन ज्ञात करें तो E बराबर होता है माइनस का L इंटू DI/dt होता है। तो देखो माइनस का L तो कितना हमारे पास है, एक बार तो इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूं ऐसे ही, तो DI/dt, I हमारे पास ये देखो ये है T² e की पावर माइनस का t, तो d/dt ये हो गया आपका T² e की पावर माइनस का t। अब इसका हमको करना पड़ेगा अवकलन, और उसको करना कितना है, इंड्यूस्ड EMF 0 करना है, यानी ये होना कितना 0 चाहिए। अब तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहां ये t की पावर 2 है और e की पावर माइनस का t है, दोनों वेरिएबल है, इसको मान ले अपन u, इसको भी मान लें। तो पहले u को बाहर ले लेते हैं, इसका अपन कर देते टाइम के सापेक्ष अवकलन, फिर इसको बाहर ले लेंगे, इसका अपन कर देंगे टाइम के सापेक्ष अवकलन। तो देखो माइनस का L तो बाहर है, इस पूरे का जो अवकलन है उसको अपन ऐसे लिख रहे हैं, पहले मैं इसको बाहर ले रहा हूं, तो T², और e की पावर माइनस t का अवकलन, e की पावर माइनस t का जो अवकलन है, तो उसमें क्या करते हैं, पहले तो इस पूरे पद को यहां ऐसे कैसे बाहर ले लेते हैं, e की पावर माइनस का t, उसके बाद जो पावर होती है उसका फिर करते हैं अपन t के सापेक्ष, तो माइनस t का t के सापेक्ष माइनस का 1 हो गया, तो माइनस का 1। ये तो है u को बाहर लेने पर v का अवकलन, फिर प्लस, अब अपने v को बाहर ले लिया तो e की पावर माइनस t को बाहर ले लिया, उसके बाद बचा ओनली t की पावर 2, और t की पावर 2 का t के सापेक्ष अवकलन होता है 2t। ये लो साहब, और ये होना कितना चाहिए भाई, ये जो अपने e ज्ञात करा है इसका मान होना चाहिए 0, तो इसको अपन 0 कर देंगे, ये लो 0 यही कर दूं, क्या दिक्कत है। अब तो L तो 0 नहीं है, L 0 यहां पर नहीं है बेटे, तो 0 कौन है, बचाओ पार्ट। अब इसका 0 अपन करें तो ये देखो ये तो माइनस से गुणा तो करूंगा तो ये तो माइनस का हो गया, ये पूरा आपका प्लस का है, तो इन दोनों का योग 0 है, इसका मतलब एक माइनस का एक प्लस का, तो दोनों पद बराबर होंगे। अब ये दोनों बराबर होंगे तो अपन क्या लिखें, T² e की पावर माइनस का t है ना, इसको साइड बदल चुका हूं तो ये खुद प्लस के बन गया, तो t का स्क्वायर e की पावर माइनस का t बराबर, ये हो गया देखो e की पावर माइनस का t, और ये है 2t। अब आप देखें ये e की पावर माइनस t से e की पावर माइनस t कैंसिल हो गया, बचा T² बराबर 2t, इसमें t से एक पावर t कट गई, तो t बराबर 2 आ गया, t बराबर 2 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। अब बनाते हैं दूसरे, ये अपने मॉड्यूल का एग्जाम्पल नंबर 24 है। ये कह रहा है कि L बराबर 4 मिली हेनरी वाली किसी कुंडली में धारा I बराबर इतनी है, दे दी अपने को। तो वापिस वही क्वेश्चन है, किस समय पर इंड्यूस्ड EMF 0 होगा। तो फिर हमको देखो I हमारे पास है T² माइनस का t हो गया ना, तो अगेन इसको अपन ऐसे कर लेंगे, E बराबर माइनस का L इंटू d/dt। यहां अपन लिखे देखो ये I का वैल्यू, तो इसको अपन ऐसे कर देंगे T² माइनस का t, T² माइनस t, अगेन माइनस का L, ये इसका अपन करें अवकलन, तो T² का कितना होता है भाई 2t, और माइनस t का हो गया माइनस का 1, और ये होना कितना चाहिए प्रश्न की डिमांड के अनुसार
0 होना चाहिए। अब देखो वापिस L तो यहाँ 0 नहीं है, तो बचा हुआ पोर्शन 0 होगा ही होगा, तो इसका मतलब 2t माइनस का 1 बराबर 0, तो 2t बराबर कितना 1 हो गया, तो t हमारे पास कितना 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो, ये अपने स्टेज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें हमसे पूछा कि दो सर्वसम प्रेरकों, इसका मतलब दो हमारे पास एक समान प्रेरक हैं 1 और 2, अगर दो एक समान प्रेरक दे रखे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों के 100 प्रेरण गुणांक आपस में बराबर हैं, तो L1 भी आपका L है, L2 भी L है, तो दो एक समान आपके हो गए प्रेरक L1 L2 बराबर L, और उनमें जो धारा का परिवर्तन है I का T के साथ, फर्स्ट में इस प्रकार से है, सेकंड में इस प्रकार से है, तो आप देखो कि इनका जो स्लोप है वो तो di/dt से करेगा ना, तो इन दोनों का स्लोप अपन निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, तो जो di/dt है, जो di/dt होगा, आपको साफ नजर आ रहा है कि इस वाले का स्लोप ज्यादा है, स्लोप का परिमाण की बात कर रहा हूं, तो इसका स्लोप का परिमाण, स्लोप का सिंपल है, एक तो स्लोप ये, एक स्लोप ये, स्लोप बढ़ रहा है, मैक्सिमम है, इसको अपन कहते हैं अनंत ढाल होता है, ये 0 ढाल हो गया, ढाल बढ़ता जा रहा है, और मैथमेटिकली भी आप करते हो तो कोई इश्यू नहीं है, तो ओनली ढाल का परिमाण अपन देखेंगे, तो फर्स्ट वाले का ढाल, यानी इसको ढाल को मैं कहता हूं तो ये फर्स्ट का है मान लो, और ये मान लो है सेकंड का, तो फर्स्ट का स्लोप बड़ा है, दिख रहा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसी के आधार पे अपन अब बात को बता पाएंगे कि आपसे पूछा कि किस में इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ज्यादा होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होता है माइनस का L इंटू di/dt। अब देखो L दोनों के बराबर है, तो जिसका स्लोप बड़ा होगा उसी का तो E बड़ा होगा ना, इसका मतलब E1 जो है वो कितना E2 से ज्यादा होगा, तो पहली कुंडली में इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सेकेंडरी से ज्यादा होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, ये अपने एग्जाम प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4 जो है ना अपनी थ्योरी के अंदर कुछ मॉडल के अंदर दे रखे हैं, एग्जाम्पल हैं और कुछ हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज, उसको वो अनसॉल्व्ड है, उसका देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है कि 2 हेनरी वाली कॉइल में 2 एम्पियर धारा 1 सेकंड में व्युत्क्रमित हो जाती है, अर्थात उसकी दिशा विपरीत हो जाती है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस का L इंटू डेल्टा I बाई डेल्टा टी। ठीक है जी, तो माइनस का L डेल्टा I यानी I2 माइनस का I1 अपॉन डेल्टा टी, I2 माइनस I1। अब ये माइनस का L इंटू वैल्यू पुट अपन कर दे मान लो यहां पर, तो L तो हमारे पास कितना है 2 हेनरी, ठीक है जी, I2 तो धारा पहले की थी 2 एम्पियर थी, फिर इस दिशा रिवर्स हो गई, इसका मतलब माइनस का 2 हो गया, तो I2 हम क्या लिखे माइनस का 2 एम्पियर माइनस I1, ये तो खुद अपन 2 एम्पियर है, तो माइनस माइनस कितना 4 हो गया नहीं, अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा तो हमारे पास कितना अगेन 1 सेकेंड ही है, तो ये लो, तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 4 अपॉन 1, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 8 वोल्ट इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्टेज थर्ड का क्वेश्चन 34 है, स्टेज थर्ड का क्वेश्चन 34, यहां से पूछा 0 से 2 सेकंड के बीच, 0 से 2 सेकंड के बीच इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्ञात करिए, तो 0 से 2 तो ये हुआ ना, तो यहां पर जो ग्राफ आपको दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन है कि धारा आई है, इसमें एक धारा यहां ले रखा है धारा ए, धारा इसमें है I एम्पियर में, और यहां समय दे रखा है अपने को T मिली सेकंड में, मिली सेकंड में, और L दे रखा है इसका 2 मिली हेनरी, 2 मिली हेनरी, बस अब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अपने पास L पड़ा है और 0 से 2 सेकंड के बीच आपको ईएमएफ निकाला है, तो 0 जो है ना ये वाला, ये हमारे लिए 1 इनिशियल और ये हमारे लिए फाइनल, इस पर समय है वो या आपका T1 हो जाएगा, धारा जो इस पे होगी वो आपकी हो जाएगी I1, और 2 वाले इस पॉइंट पे जो धारा है वो तो हो गई कितनी आपकी I2, और यहाँ जो समय होता है वो आपका हो गया T2, बस इस तरह से ले लिया करो। ये पूछे कि 2 से 5 तो 2 हो गया इनिशियल, 5 हो गया फाइनल, अब उसमें जो वैल्यू होती है उनको चिन्ह के साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई,
तो इंड्यूस ईएमएफ आपका हो जाएगा E बराबर माइनस का L इंटू, इसको ऐसे लिख दूं, I2 माइनस का I1 अपॉन डेल्टा T। तो माइनस L देखो 2 मिली हेनरी, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। अच्छा I2 कितनी है, यहां I1 0 है, I2 कितना देखो 7 एम्पियर, और I1 कितनी है 0। T2 माइनस T1, T2 हमारे पास है 2 मिली सेकेंड, T2 है 2 मिली सेकेंड, 2 मिली का मतलब हो गया 2 इंटू 10 की घात माइनस का 3, और T1 है बेटा जी 0। इसका मतलब ये तो आपका खत्म हो गया, बस ये भी यहां से खत्म हो गया, 0 था उड़ा दिया मैंने, 10 की घात माइनस का 3 जो है इसको अपन इससे उड़ा दें, और 2 से 2 भी आपका कैंसिल, तो 7 आ गया ना। तो ये हमारे पास आ गया देखो माइनस का 7 वोल्ट। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है किसी प्रेरक में 60 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसमें संचित ऊर्जा इतनी है, तो उसका L कितना होगा। तो यहां जब भी किसी प्रेरक को या जब किसी प्रेरक में धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा का पहले प्रेरक अपोज करता है और उस अपोज के अगेंस्ट बैटरी वर्क करती है। तो जो आपको मालूम है L में जो संचित ऊर्जा होती है उसको अपन कहते हैं U बराबर हाफ LI स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब धारा को 0 से I तक करने में इतनी ऊर्जा संचित होती है। तो अगर L में धारा I1 से I1 से बढ़ा करके I2 कर दें तो कितनी ऊर्जा स्टोर होगी, वो डेल्टा U हो जाएगी, U2 माइनस का U1, तो A बटा 2 L इंटू कितना हो जाएगा I2 स्क्वायर माइनस I1 का स्क्वायर। अब देखो जैसे कैपेसिटर अपन पढ़ते हैं ना कि कैपेसिटर में उसको चार्ज करने में जितना अपन कार्य करते हैं उतना ही वहां पर ऊष्मा के रूप में हानि होती है, और ऊष्मा में हानि और स्टोर्ड दोनों बराबर होते हैं, तो उनका योग होता है वो टोटल बैटरी द्वारा संपन्न कार्य होता है। ठीक उसी प्रकार यहां पर है, यदि इतनी ऊर्जा स्टोर हो रही है इतनी ऊष्मा हानि होगी, और बैटरी अगर ये कर रही है तो बैटरी कुल कितना कार्य करेगी, I या L इंटू आई स्क्वायर। ये भी आपको मान लो बैटरी से अपन कर रहे हैं कि धारा को I1 से बढ़ा के I2 कर रहे हैं, तब भी आप इसका उपयोग कर पाएंगे। ठीक बात है ना। तो ये पूछे ना बैटरी ने कितना कार्य किया है, तो LI स्क्वायर। यहां पूछे बैटरी ने कितना कार्य किया है, तो यहां पर भी इसका डबल हो जाएगा, उष्मा में हानि कितनी है, इतनी आ जाएगी। ठीक है ना। तो यानी U और उष्मा में हानि तो बराबर ही है, और W पूछे ना, W ये W है वो इसका डबल हो जाएगा, यानी W जो है वो है कितना 2U, दोनों केसेस में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तो वैसे ही प्रश्न था L आपको निकालना है, तो U बराबर होता है हाफ L इंटू आई स्क्वायर। I और L सब दे रखे हैं, उससे अपन सॉल्व कर लेंगे। ये एग्जाम्पल 27 है, बहुत ही शानदार है, इसमें दोनों प्रकार की बातें काम में लेनी पड़ रही है। यहां कह रहा है 1 मिली सेकेंड में धारा है 5 एम्पियर से 2 एम्पियर करने पर इंड्यूस्ड ईएमएफ 4 वोल्ट है, तो संचित ऊर्जा कितनी है। तो आपको फिर पूछी तो वही है, आपको U पूछी है, U पूछी है वो तो हाफ, तो संचित ऊर्जा कितनी है, तो स्टोर्ड एनर्जी आपकी बताओ कौन सी है। धारा को 5 से 2 किया ना, I1 से I2 किया है, तो अपन तो वैसे लिखेंगे ये डेल्टा U बराबर हाफ, ये हो जाएगा आपका L इंटू I2 स्क्वायर माइनस I1 स्क्वायर। अब L आपको दिया हुआ नहीं है, L आपको दिया हुआ नहीं है, तो अपन जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ दे रखा है इसमें, वो है कितना, उसका परिमाण अपन लें तो L इंटू कितना हो गया डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। तो इससे अपन L निकाल लें तो L कितना E डेल्टा T आ गया, देखो E इंटू डेल्टा T अपॉन डेल्टा I, और इसको अपन यहां L के स्थान पे रख देंगे, और रखने से अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखें इसको अपन यहां कर लें, जो डेल्टा U हमारा है तो कितना देखो आ जाएगा 1/2, और L के स्थान पे अपन लिखें E इंटू डेल्टा T अपॉन डेल्टा I, और फिर है ये I2 स्क्वायर माइनस I1 स्क्वायर। तो I2 स्क्वायर माइनस I1 स्क्वायर को अपन ऐसे कर देंगे, I2 माइनस का I1 और I2 प्लस I1 होता है। तो देखो ये डेल्टा I तो बन गया, इसको उड़ा दो इससे, तो ओनली अब आपको वैल्यू पुट करनी है 1/2 E कितना था, देखिए साहब 4 वोल्ट 4,
डेल्टा टी समय कितना लगा है 1 मिली सेकेंड, तो 1 × 10⁻³ I2 + I1 धारा 5 और 2 कर दो 7, उड़ाओ इसको 2, 7 दूनी 14, तो 14 × 10⁻³ यानी 14 मिली जूल ऊर्जा इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। अब कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं अन्योन्य प्रेरण के। तो देखो पहला, तो ये जो स्टेज सेकंड का क्वेश्चन 77 है, स्टेज फर्स्ट का 19 है, फर्स्ट का 35 है, ये तो खुद करना आप है ना, और एक दो क्वेश्चन आपसे बता रहा हूं। तो एग्जांपल देखो, ये स्टेज सेकंड का 27, इसमें हमसे बोल रहा है कि दो कुंडलियां हैं P और S, ठीक है, और इनमें दे रखी है फेरों की संख्या, P में तो 2000 है और S में है 5000। अब कह रहा है कि P का मतलब प्राइमरी, S का मतलब है सेकेंडरी। तो अगर प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर धारा से, यानी 1 एम्पीयर धारा पर प्रवाहित करें, तो प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर धारा से प्राथमिक व द्वितीयक में प्रति फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स अगर ये हैं, एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक में इतना है और दूसरे में कितना, इतना है, तो आपको पूछा है L और M कितना है। L का मतलब स्वप्रेरण गुणांक और M का मतलब हो गया अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो आपको L बटा M पूछा है भाई। अब देखो L अपन जानते हैं, L होता क्या है, L होता है कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई टोटल, परंतु किसका, प्राइमरी, अपॉन उसकी धारा। और हम ज्ञात करते हैं M, तो M होता है कुल चुंबकीय फ्लक्स किसका, सेकेंडरी कुंडली का, अपॉन धारा I। तो धारा तो ये भी प्राथमिक की होती है, धारा जब M ज्ञात करते हैं तभी धारा तो फर्स्ट की होती है ना। इसका मतलब अन्योन्य प्रेरण की धारा और स्वप्रेरण की धारा वो तो एक समान है, कट जाएंगी। ओनली बचा क्या, कुल फ्लक्स। अब कुल फ्लक्स में देखो आपको दे रखा है कि प्राइमरी के एक फेरे का फ्लक्स दिया जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, N प्राइमरी के इंटू फाई किसका, प्राइमरी का, यानी P का, वो भी किसका, ईच एक का। इसी प्रकार से हम लिखें N सेकेंडरी के और फाई किसका, ये आपका सेकेंडरी का एक फेरे का। तो हमारे पास NP 2000 है, NS 5000 है, और P और Q के जो एक फेरे के फ्लक्स आपको दे रखे हैं, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो। आपका क्वेश्चन है ये स्टेज सेकंड का 27 है, वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखो ये बोला है कि प्राथमिक कुंडली में धारा इतनी है, तो M में ES कितना होगा, जो M है उसमें ES मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है इसमें, तो M में ES निकालना है। तो ES इंड्यूस्ड जो आपका सेकेंडरी कुंडली में, प्राथमिक नहीं पूछा है, सेकेंडरी में पूछा है। यदि आपसे पूछे इस क्वेश्चन में कि E प्राइमरी, तो E प्राइमरी तो कितना होगा, माइनस का L इंटू DI/dt, तो इसे तो माइनस L लेना पड़ेगा ना, तो d/dt। तो I हम लिख दें यहां पर, देखो I0 और ये साइन ओमेगा t, तो माइनस का ये आपका L इंटू I0 और फिर इसमें कर देते हैं अपन t के सापेक्ष इसका अवकलन, तो साइन ओमेगा t का होता है कोस ओमेगा t इंटू ओमेगा। इसको अपन यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी, और इसको अपन ऐसे कर देंगे ओमेगा L इंटू I0 और ये कोस ओमेगा t। एक्चुअली ये क्या है, XL है, इसको अपन कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात, AC में अपन पढ़ेंगे इसको XL। तो XL इंटू I0 और ये कोस ओमेगा t। यदि अपन से पूछे सेकेंडरी में ES, तो माइनस का M इंटू कितना DI/dt करना पड़ेगा ना, तो यहां DI/dt जो अपन ने ज्ञात करा है इसको M से मल्टीप्लाई कर देंगे तो M का आ जाएगा। अच्छा जी, अब आओ इसमें स्टेज थर्ड के क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चंस है ना, काफी क्वेश्चंस और बहुत सारे अपने मॉड्यूल के हैं जो अब क्या क्लास में तो अपन इतना शेयर नहीं कर पाते हैं, तो आप एक मेरा नंबर वो नोट कर लें 9413055505। आप अपना नाम और मीडियम मुझे भेज दें ताकि मैं क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो ये क्वेश्चन है स्टेज थर्ड का 8वां क्वेश्चन। तो इसमें आपसे बोल रहा है देखो कि ये मेरे पास कोई एक कुंडली है, ठीक है, एक कुंडली ये है, लूप है ये, इसकी त्रिज्या है A और इसकी भी त्रिज्या कैसी A है, दोनों एक समान है, दोनों के सेंटर हैं, उनके बीच दूरी कितनी है, स्मॉल l। तो कह रहा है कि अगर इसको मान ले अपन प्राथमिक, इसको मान ले सेकेंडरी, तो प्राथमिक में धारा I प्रवाहित करने पर इस निकाय का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो अपन जानते हैं M वैसे होता क्या है,
एम होता है फाई टोटल किसका, सेकेंडरी का, अपॉन धारा। ये तो अपन करते हैं भाई। तो अब ये फाई टोटल सेकेंडरी कितना आएगा, फाई होता है क्या है, बी इंटू ए, बी ए कॉस थीटा। तो ध्यान दो कि जब धारा इसमें अपन प्रवाहित करेंगे, ये कुंडली है, जहां ये पेन दिखता है वो हिस्सा नीचे है, और नीचे वाले तार धारा नीचे है, तो इसको ऐसे अपन करेंगे, धारा इस तरह से आ गई। इसका मतलब इस प्राथमिक कुंडलीकरण यहां जो बी है वो बी किस तरफ, इस तरफ आ गया, यहां इसका बी इस तरफ आ गया। देखो ये तो है प्राथमिक कुंडली 1 का बी, तो इसको अपन B1 बोलेंगे। और B1 में रखी हुई कुंडली है, और इस कुंडली का एरिया भी इस तरफ ही है ना, इसको A2 में कर दूं। तो B1 और A2 समान दिशा में है, तो इनके बीच का कोण थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो थीटा तो आपका 0 आ गया। और ये है B कौन सा, B1 और A आपका A2 अपॉन धारा किसकी, वो तो प्राथमिक कुंडली धारा होती है, वो तो I दे रखी है, पर वैसे भी I1 है, ये I1 है, वैल्यू पुट करेंगे तो पुट कर देंगे बाद में। अब आओ B1 कितना है, तो एक कुंडली अपनी एक्सिस पर कितना बी उत्पन्न करती है, तो आप जानते हो म्यू नॉट, इसमें फेरों की संख्या दे रखी नहीं है, मान लो अगर दे रखी होती n और यहां भी n दे रखी होती तो अपन क्या लिखते हैं, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, ए इसकी है रेडियस, ए इसकी है रेडियस, तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू होता है रेडियस का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्थान पे कौन है, इसकी लंबाई l है, और इसकी पावर 3/2, और इनटू ये तो B1 आ गया भी, A2 एरिया, इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना आएगा, A रेडियस होने पर पाई A स्क्वायर, और कोस 0 यानी 1 हो गया, अपॉन धारा, अपॉन धारा है वो तो I1 कितनी I है। तो देखो इस I से तो I कट गई। अब आपको दे रखी कंडीशन एक कि L का मान A से बहुत ज्यादा है, L का मान A से बहुत ज्यादा है, तो उस केस में तो L का मान A से बहुत बड़ा है, तो इसमें A तो हो गई नेग्लिजिबल, इसको अपन यहां से कर सकते हैं, नगण्य करते हैं इसको, नगण्य नहीं करने पर देखो L का स्क्वायर, ये L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू तो कितनी आई, म्यू नॉट, और इसमें फिर अगर n होंगे ना तो इसको भी आपको n, क्योंकि इसका एरिया पाई ए स्क्वायर तो एक लूप का है, और अगर उसमें फिरों की संख्या n कर देंगे तो पाई ए स्क्वायर इंटू n आपको एरिया लिखना पड़ेगा, ये इसका टोटल एरिया आएगा। देखो हालांकि इस क्वेश्चन दे रखा नहीं था ये आपको नंबर ऑफ टर्न्स, फिर भी अपन मान के चल रहे हैं ऐसे, तो म्यू नॉट ये हो गया देखो n स्क्वायर, और फिर देखो अगर अलग दे रखे हो अलग अलग, इसमें n1 इसमें n2, तो यहां तो n1 आता, यहां n2 आता ना, n1 इंटू n2, तो हालांकि मैंने चलो n1 n2 कर दूं तो और अच्छा रहेगा, तो ये हो गया देखो म्यू नॉट n1 इंटू n2। अच्छा जी, यहां फिर हमारे पास है पाई, और a की पावर कितनी 4 अपॉन 2 और l की पावर 3, n1 n2 बराबर a कर देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब सुनो एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं इसमें, और इस एक क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को अपन समाप्त करेंगे। L का जो संयोजन है वो ट्रांसफॉर्मर के एंड में, जो ट्रांसफॉर्मर है उसके एंड में मैं कुछ चीजें उसकी बताऊंगा आपको। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका m शून्य है। एग्जाम्पल है मॉड्यूल का अपना एग्जाम्पल 41, किसका m है वो 0 है। तो जैसे मान लो ये कोई कुंडली है एक, ठीक है जी, और यहां पर एक कुंडली और है, ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, तो इसमें धारा मैंने फ्लो कर दी I, इसका B यहां पर B1 इस तरफ आ गया, इसका एरिया भी इस तरफ आ गया, तो दोनों में कोण कितना 0 डिग्री का है। इसका मतलब इसका जो B उत्पन्न हुआ उस B के कारण इसमें फ्लक्स संबद्ध हो गया, तो इसका मतलब फ्लक्स संबद्ध हो गया तो इसका M कितना है, नॉन जीरो है। परंतु अगर इसी कुंडली में इस कोयल को मैं यूं रख दूं ऐसे, इसको ऐसे रखने पर इसका B तो इस तरफ और इसका एरिया हो गया इस तरफ, कोण कितना हुआ थीटा बराबर 90 डिग्री, इसलिए अब फ्लक्स संबद्ध ही नहीं होगा, तो यहां फ्लक्स संबद्ध यानी यहां देखो फाई कितना आपका था नॉन जीरो, तो एम भी नॉन जीरो आएगा, यहां फाई कितना जीरो है तो इसका एम भी कितना जीरो आएगा। अगर इसी तरह से ये मान लो हमारे पास कुंडली है और मैं यहां रख दूं इस कुंडली को, यहां इसको रख दूं, अब इसकी जो बल रेखाएं यहां होती है यूं बनती है ऐसे, जो इस कुंडली की बल रेखाएं बनती हैं वो इस तरह से बनती हैं। अगर धारा इसमें यूं फ्लो करें तो देखो यूं इसकी बनती है, ये इसकी बल रेखाएं यहां से यहां ऐसे बनती हैं,
तो यहां इसका बी इस तरफ आया ना और एरिया इस तरफ है, तो यहां पर कोण कितना हुआ 90 डिग्री, तो फ्लक्स संबद्धता नहीं होगी तो चुंबकीय फ्लक्स कितना आएगा 0, तो एम भी कितना 0 आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपन इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय सीएलसी।